स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं, उनकी रिफ्लेक्स फायरिंग बहुत ही अव्वल दर्जे की होती है। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में उनके बैरल से गोली निकलनी चाहिए और उसी बंदे को हिट करनी चाहिए जिसको वो मारना चाहते हैं, और गोली ऐसी चलनी चाहिए कि उसको दूसरा मौका ना मिले। हमको हेडशॉट ही लेना है। जो सोमालियन पायरेट्स हैं उनसे बचाने के लिए हमारी टीम काम करती है, और जो हमारे शिप हैं उनमें हमारे लिए एक स्पेशल बोट होती है और स्पेशल वेपन्स होते हैं और हेलीकॉप्टर्स वगैरह सब हमारे लिए रेडी रहते हैं। तो वहाँ पर अगर कोई सिचुएशन आती है तो आई थिंक जब मार्कोस हाईलाइट में आए थे वो तो 26/11 ही थे। उन्होंने ताज को ही क्यों सेलेक्ट किया? एक नागरिक की जान एक सैनिक की जान से ज़्यादा कीमती है। जब मुझे कम से कम 10 से 12 स्टेप मेरे आगे हुए तो मुझे AK-47 के 2 सेफ्टी कैच की आवाज़ मुझे सुनाई दी। फिर जब जलन होनी शुरू हुई मेरे, और जो गरम गरम खून था वो मेरी गर्दन के पास से निकला, पाया कि पूरा का पूरा मांस का लोथड़ा लटका हुआ है यहाँ पर। फिर मैंने भगवान को थैंक यू कहा कि ईश्वर तूने मुझे जीवन दिया है, अब ये लड़ाई यहाँ पे नहीं रोकनी है, अब ये चलेगी। तो फिर मैंने सुप्रीम सेक्रीफाइस की बात सोची और मैंने ग्रेनेड निकाला और मैंने पिन निकाली और मैंने ग्रेनेड फटा नहीं, डिफेक्टेड है, और आज ये ग्रेनेड फट जाता तो ये ऑपरेशन यहीं पे ख़त्म हो जाता। उसके ने जो अतुल्य बहादुरी दिखाई, अपनी आखिरी सांस तक लड़ा, वो इस देश ने नहीं देखा। वो किसी को बताया भी नहीं। किताबें लिखी गई, उनमें भी झूठ लिखवा दिया गया कि उसके कंधे में गोली लगी, जबकि गोली आपके छाती के आर पार निकली है, आपके पूरे फेफड़े को फाड़ते हुए लेके चली गई। 4 रिब्स टूटे। 2 साल तक इस हाथ पे अपना वजन नहीं ले पाता था। पहलगाम में जो हमला हुआ और फिर उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर को एग्जीक्यूट किया गया, पाकिस्तान तभी तो घुटनों पे आया है क्योंकि उसको अमेरिका बैक करता है। टेररिस्ट के पास देखोगे तो मैक्सिमम अमेरिकन वेपन आजकल मिल रहे हैं। तो कहाँ से आ रहे हैं वो अमेरिकन वेपन? अब जो मुनीर जी हैं उनको कितनी बार बुला चुके हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ की जो सरकार है वो लोकतांत्रिक सरकार को भाव नहीं दे रहे। वहाँ पर जो सेना अध्यक्ष है उसको बुलाकर तुम वहाँ पर डील कर रहे हो। हमारे पास इतने सारे वेपनरी है, हमारे जो फाइटर्स हैं, टैंक हैं, वॉरशिप्स हैं, किस दिन के लिए हमने खड़े किए हुए हैं? इस दिन के लिए तो खड़े किए हुए कि हमारे देश पे कोई भी आंख गाड़ कर देखे, आंख उठा कर देखे, उसकी आंखों को फोड़ दे। प्रवीण जी, वेलकम टू ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे। थैंक यू कि आप आए, और इंडिपेंडेंस डे से पहले आए, उससे शुभ मुहूर्त हो ही नहीं सकता। पहले मैं आप सभी का और मुंबई वासियों का धन्यवाद कहना चाहूँगा, और क्योंकि मुंबई को मुझे सर्व करने का मौका मिला, और ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे जिसके आप हेड हैं उनके सामने आज मैं बैठा हूँ, तो मैं कहूँगा कि ईश्वर की कृपा है कि फिर से मैं यहाँ पर हूँ मुंबई में। और हम आपकी जो इंट्रो है वो लिख रहे थे, और इतनी लंबी इंट्रो थी क्योंकि आपने इतनी सारी चीज़ें की है, देखी है, और आप काफ़ी यंग थे जब ये जो लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स कहते हैं वो हुए आपके साथ। आप 17 उम्र में आपने नेवी के लिए अप्लाई किया, भर्ती हुए, फिर 21 में आप मरीन कमांडो बने, और आप सिर्फ 23 थे जब आपने 26/11 के अटैक में 150 लोगों की जान बचाई, और इंजर्ड होने के बावजूद आपने अभी जो आयरन मैन रेस था वो आपने दौड़ा। तो पता और समझ नहीं आ रहा था कि इंट्रो कैसे करें लेकिन इस सवाल से शुरू करते हैं कि आप ज़िंदगी को कैसे देखते हैं? आपने इतना कुछ देखा है, इतना कुछ किया है, आप अभी ज़िंदगी कैसे देखते हैं आप? लाइफ एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अब उस अपॉर्चुनिटी में आप क्या क्या करना चाहते हो, अपने जीवन को कैसे आप डिज़ाइन करना चाहते हो। और लाइफ हमारी एक कोरा कागज़ है, आप उस पर जो कुछ लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, ये आपके हाथ में है। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होनी चाहिए। समाज के कल्याण के लिए आपको, आपके कार्य सारे समाज कल्याण के लिए होने चाहिए, समाज को उठाने के लिए आपके काम होने चाहिए, और गरीबों की और पिछड़े हुओं की, मज़दूरों की, किसानों की हेल्प के लिए आप जो कुछ कर सकते हैं आप कोशिश करें कि आप उनके लिए कुछ करें। यही जीवन का मेन उद्देश्य मेरा है, और मैं इसी को लेकर काम करता हूँ। और जीवन को मैं एक हमेशा नया दिन नई अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता हूँ। आज भी मैं अपने जो लिमिट्स हैं उसको पुश करता हूँ,
मैं उसको कल पे नहीं छोड़ता हूँ कि मैंने कल इतना किया था तो आज भी मुझे इसी लाइन को रखना है, नहीं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक स्टेप उससे आगे मैं रखूँ। तो जब आप एक स्टेप रोज आगे रखते हो तो 365 डेज में तो 365 स्टेप आप अपने जीवन में आगे बढ़ चुके होते हो। इसके साथ साथ आप टाइम के साथ में चलते हो, समाज के साथ में चलते हो और अपने आप को अपडेटेड रखते हो। अगर आप रोज़ एक ही चीज़ करते हो तो मैं कहूँगा कि आप कुछ बदलाव की तरफ नहीं जाते हो। करेक्ट। तो हम उसी से शुरू करते हैं। जब आपने इतना कुछ माइंडसेट बना लिया कि आगे बढ़ना ही है, तो उसका जो फाउंडेशन रहा है वो जो मार्कोस आप एक हिस्सा थे, उसके बारे में बात करेंगे कि स्पेशल फोर्सेस कितनी होती है और जो मार्कोस है उसमें कैसे फैक्टर करती है। भारत में हमारे 3 स्पेशल फोर्सेस हैं। आर्मी की हमारी पैरा है जिसके अलग अलग यूनिट्स हैं। एयरफोर्स के गरुड़ हैं जो कि काफ़ी लेट डिज़ाइन हुए थे, अभी वो गरुड़ के नाम से जाने जाते हैं। तीसरे नंबर पे अगर हम नेवी की बात करते हैं तो मार्कोस है। 1987 में पहली बार मार्कोस का उदय हुआ था, जन्म हुआ था और अभी 2025 में हम लोग चल रहे हैं। तो काफ़ी यंग हमारा मार्कोस है जो कि देश के लिए हमेशा तत्पर रहता है, काम करता है, चाहे वो गल्फ ऑफ एडन हो, चाहे आपका किसी भी कंट्री से इवैक्यूएशन हो, चाहे ओवरसीज जितने भी ऑपरेशन हो, सर क्रीक हो, चाहे आपका कैम्बल बे हो और आपका अंडमान हो, चाहे आपका कावारती और लक्षद्वीप हो, सब के ऊपर मार्कोस की आधिपत्य है और हम लोग हर जगह पर काम करते हैं, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। और अभी जो डिज़ाइन हुआ है जिसमें मैं कहूँगा कि मोदी गवर्नमेंट की मैं बड़ी तारीफ़ करना चाहूँगा, यहाँ पे उन्होंने एक एपिसोड करके बनाया है जहाँ पर तीनों सेनाओं के स्पेशल फोर्सेस एक साथ मिलकर काम करती हैं। इससे पहले वो डिज़ाइन नहीं था, अभी इसके कुछ अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पे ट्राई सर्विसेज की स्पेशल फोर्सेस को एक साथ रखा जाता है, एक साथ ट्रेनिंग मिलती है, चाहे आप नेवी से हो, चाहे आप एयरफोर्स से हो, चाहे आप आर्मी से हो। तो तीनों को मिलाकर वो एपिसोड डिज़ाइन किया और उस पर अभी और हम लोग देख रहे हैं कि इसमें और क्या क्या वर्टिकल्स इसमें किए जा सकते हैं और कैसे बेहतर हम देश की सेवा, समाज की सेवा और अपने एनिमी से कैसे हम लोग भिड़ सकते हैं। तो मार्कोस की ट्रेनिंग कैसी रहती है? मैं कहूँ कि एक हेल है। मार्कोस ट्रेनिंग इजी नहीं है, एक नर्क से गुजरना है आपको पूरा का पूरा। उसके लिए आपको एक माइंडसेट आपको तैयार करना होता है सबसे पहले आपको। अगर आप माइंड के साथ में रेडी नहीं हो, मेंटली आप प्रिपेयर नहीं हो, तो आप फिजिकली कभी प्रिपेयर नहीं हो सकते। तो कैसी जाती है ट्रेनिंग, क्या होता है आपको? अगर आप डिटेल में थोड़ी बता सकते हैं। सबसे पहले तो आपका स्ट्रगल शुरू होता है आपका इंडक्शन से कि आप जाते कैसे। तो आपकी स्क्रीनिंग ही लंबी है। जब आपकी स्क्रीनिंग चलती है तो वो ही काफ़ी लंबी है, उसी में 50 to 60% लोग वहीं से आउट हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग में। फिर आप जाते हो मैन कोर्स के लिए, सब इकट्ठे होकर पूरे नेवी से इकट्ठे होकर जाते हैं डाइविंग स्कूल में। वहाँ पर मुश्किल से सिलेक्शन होता है, 20 से 25 लोगों का सिलेक्शन होता है। आप चाहे 200 हो, चाहे आप 250 हो। तो वहाँ पर जब स्क्रीनिंग होती है तो वहाँ पर पहले दूसरे तीसरे दिन में ही 50% to 60% जो बचे हुए रहते हैं हमारे, उसमें से सारे आउट हो जाते हैं। किस बेसिस पर? फिजिकल और मेंटल दोनों है। अच्छा। फिजिकल के साथ साथ आपका मेंटल लेवल है वहाँ पर कि आपको कितना भी रगड़ा जाए, कुछ भी किया जाए, आप बस हार ना मानो। आप एक एग्जाम्पल दीजिए। तो हमारी ट्रेनिंग चल रही है, मान लो कि हमें 10 मीटर से जंप करना है स्विमिंग पूल में। तो पहले आपको 10 मीटर से जंप कराया जाएगा मान लो। तो पहले आप कितने लोग उसमें परफेक्ट हैं, कौन कौन जंप नहीं कर रहा, तो जो जंप नहीं कर रहा उसको आउट कर दिया जाता है। उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, उसी दिन दी जाती है, अगले दिन के लिए अपॉर्चुनिटी क्लोज हो जाती है। अगर आपको करना है तो बस अभी करना है। सो जब आप स्विमिंग पूल पे खड़े हुए 10 मीटर से नीचे की तरफ देखते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ बॉटम दिखाई देता है और बिल्डिंग्स की आपको छत दिखाई देती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की। तो आप डर की वजह से आप जंप ही नहीं कर पाते। और जबकि मेरे साथ ऐसा था कि जैसे ही आप मुझे 10 बार कूदा लो, चाहे 20 बार, सेम टाइम गए और कूद दिया। सोचना नहीं है आपको, यू आर प्रिपेयर मेंटली।
तो आप सोचो मत क्या होगा, कैसे होगा, गिरोगे, कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे, छोड़ दो अपने आप को, बॉडी को फ्रीली मूव करने दो। तो जब आप जंप करते हो, गलत तरीके से जंप किया तो आपको सीखने को मौका मिलेगा नेक्स्ट में। तो हमेशा फिर आप अपडेट करते हो अपने आप को कि एक बार आपके पैर खुल गए तो उनको क्लोज करना है, हाथ आपका नीचे आ गया तो कैसे आपको ठीक करना है, हाथ आपका पीछे की तरफ मूव कर चला गया तो फिर आपको कैसे, आपकी थोड़ी सी बॉडी आगे की तरफ टिल्ट हो गई तो चेस्ट पर आपका पूरा पानी लगता है तो पूरा लाल हो जाती है एकदम, इतने हैवी तरीके से आप आते हो पानी में। और पानी की चोट सबसे खतरनाक चोट होती है। तो कई बार होता था हमारे साथ में ऐसा कि जब जंप करते थे तो ग्रॉइन एरिया में हिट करता था पानी। आप उस दर्द को आप एक मेल ही समझ सकता है, जब ग्रॉइन एरिया में आपको कुछ चीज़ हिट करती है तो सांस नहीं आता। कई बार होता है ऐसा कि गलती से आपका पैर खुल जाता है तो क्लोज करना होता है पैर। फिर कई बार हाथ आगे की तरफ आ जाता तो पूरा रेडिश हो जाता है, हाथ लगता है पूरा पानी में। कई बार चेस्ट थोड़ी सी आगे आ जाती है तो चेस्ट लगती है तो सांस नहीं आता। तो कई बार फिर आप करेक्ट करते हो, आप डरते नहीं हो। जितनी बार आपको बोला जाए बस आप करना है, आपको डरना नहीं है। तो उसी को इंस्ट्रक्टर ऑब्जर्व करते हैं कि कौन डर रहा है और कौन नहीं डर रहा। तो जो डर गया उसको सेम टाइम उसका बोरिया बिस्तरा पैक कर दिया जाता है, भैया आपकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। उसके बाद अगर बात करें कि हेलीकॉप्टर से जंप होती हैं, फिर वो भी आपको जो हमारा डाइविंग सेट होते हैं उनके साथ में जंप होती है फिर। तो वो तो पूरा और भी नीचे लेकर जाता है, फिर आपको पानी के नीचे लेकर जाता है। तो फाइनली कितने बचते हैं? मुश्किल से 20 से 25 लोग बचते हैं तो वो एक बैच हो गया, वो एक बैच हो जाता है। फिर वो बैच डाइविंग स्कूल से फिर वो मार्कोस यूनिट में जाता है जहाँ पे ट्रेनिंग होती है। NSWTTC उसका नाम है। तो वहाँ पर वो ट्रेनिंग के लिए, मार्कोस ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। फिर वहाँ पर भी आपका स्क्रीनिंग होता है, वहाँ पर अलग से स्क्रीनिंग होगा आपका। उस स्क्रीनिंग में भी कई लोग आउट हो जाते हैं। हम लोगों ने करीब 25 लोग हम लोग थे। और उसके बाद हम लोग फाइनल पहुँचे तो सिर्फ 13 ही लोग बचे थे। उसमें से बहुत लोग इंजर्ड हो जाते हैं, किसी का सिन पेन हो जाता है, सिन स्प्लिट हो गया, किसी का बैक में दिक्कत हो गई, किसी के एंकल ट्विस्ट हो जाता है, किसी की डिहाइड्रेशन से डेथ भी हो जाती है। कई बार डाइविंग में हमारी डेथ होती है, कई लोगों की हो जाती है। पानी में नीचे जाके आप डाइविंग कर रहे हो और आपका जो LP पाइप होता है वो फट गया है, फिर HP पाइप होता है, हाई प्रेशर पाइप है, लो प्रेशर पाइप है, उनमें दिक्कत आ जाती है। कई बार आपका मन घबरा जाता है पानी में जाके, डर लग जाता है किसी को, तो फिर वो ऊपर शूट अप करता है, अम्बिलिकल साथ में हमारे रहता है। तो हुआ है कई बार हमारे साथ में ऐसा। तो मैं जिस शॉट पे डाइविंग कर रहा था और दूसरी शॉट पे दूसरी डाइविंग चल रही थी, तो वहाँ पर एक लड़का था जिसकी डेथ हुई। तो घबरा गया, वो ऊपर तक पहुँच ही नहीं पाया, वो नीचे पानी में डेथ हो गई। तो ये सब चीज़ें आपको, अपने दोस्तों को खोते हो आप लोग, अपने जो कलीग हम लोग कहते हैं आज, उसको आप खो देते हो, अपने सामने खो देते हो। तो उन सब चीज़ों के ऊपर आपको जाना है। आपका दोस्त इंजर्ड हो गया, गोली लग गई, आप घबराओगे क्या? आप उसको ठीक करने की कोशिश करोगे। आप सिचुएशन के उस पार देखना चाहोगे कि अब मैं इस बंदे को यहाँ से उठा के सेफ जगह कैसे लेकर जाऊँगा, मेरा साथी है, मेरा बड्डी है ये। तो वो सब चीज़ें नॉर्मली चीज़ें सिखाई नहीं जाती कहीं पर भी। ये एट ए टाइम आपके सामने सिचुएशन आती है और आप उसको कैसे ट्रीट करते हो, हैंडल करते हो। कई बार होता था हमारे साथ में, हम लोग इंस्ट्रक्टर के साथ में जा रहे हैं, ट्रेनिंग चल रही है मार्कोस की, और किसी को स्क्रिप्टेड कर दिया जाता कि तुम्हें स्नैक्स बाइट का आपको एक्टिंग करनी है। तो वो पहले से पहले वो अपने स्किन को फाड़ेगा ना पहले तो, तब जाके वो खून निकलेगा। तो वो खुद ही करता है, अपनी स्किन को 2 जगह पे निशान लगाएगा कि यहाँ पे मुझे एक वेनमस स्नैक ने यहाँ पे बाइट किया है, तो डिज़ाइन करेगा सब चीज़ें। फिर उसको हम लोग बचाएंगे, कैसे कैसे हमारा फर्स्ट एड हम लोगों को उसको देना है वो होगा। कोई हो जाएगा कि उसका पैर ट्विस्ट डिज़ाइन कर दिया जाएगा कि भैया पैर ट्विस्ट हो गया, अब तुम अपने बंदे को कैसे लेकर जाते हो, कैसे बचाओगे? हाँ, कैसे बचाओगे, क्या करोगे। तो किसी को मतलब अलग तरह से है कि आपको कैसे सिचुएशंस को हैंडल करना है। वॉर सिचुएशंस में आपको क्या क्या चीज़ करनी है, वो पूरी की पूरी डिज़ाइन है। तो आप पहाड़ी पर चढ़ रहे हो और आपके एक बंदे को नीचे ही स्नैक बाइट हो गया और ऑपरेशन के लिए आप जा रहे हो, तो क्या करोगे? क्या करोगे आप? एक बंदा उसके साथ छोड़ोगे या उसको साथ में लेकर जाओगे?
तो यू हैव टू आल्सो थिंक ऑन योर फीट। Yes, जो भी करना है जो भी तुरंत कुछ करना करना है। एक बंदा इंजर्ड हो गया, ऑपरेशन पे जा रहे हो, उससे पहले वो इंजर्ड हो गया, तो ऑपरेशन को कैसे आप अबाउट करोगे, या आप ऑपरेशन की तरफ जाओगे, जो डिज़ाइन है उसी तरह से चलोगे, क्या करोगे आप? तो सब चीज़ें आपके ऊपर छोड़ दी जाती हैं, करो अभी। आप ऑपरेशन के लिए जा रहे हो ट्रेनिंग में, और आपके लिए एम्बूस तैयार कर दिया जाता है रास्ते में ही, इंस्ट्रक्टर तैयार हो जाते हैं कि आने दो, पूरी टीम जा रही है, और एम्बूस लगाया जाता है आपके ऊपर पूरा का पूरा। तो आपको एक स्टेप आगे सोचना होता है और कि हमेशा अलर्ट अलर्ट, हमेशा अलर्ट मोड पे आपको रखना, कहाँ पर एक एक साउंड पर आपको काम करना होता है। तो जो ट्रेनिंग होती थी वो टिपिकली कैसे दिखती थी एक दिन, अगर आप अपने लाइफ में से बता सकते हैं? मैं कहूँगा कि ट्रेनिंग से ज़्यादा जो सिचुएशंस हमारे सामने आती है वो लाइव आती हैं। ट्रेनिंग में तो थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, हमें रिलैक्स मिल जाता है, ट्रेनिंग थोड़ा सा ईजी होती है क्योंकि आप प्रिपेयर हो कि ये करना है। हाँ, लेकिन जब आपके सामने सिचुएशंस होती हैं, अब सर क्रीक में हो आप, स्वेल आई और आपकी बोट पलट गई, सारे वेपन सब कुछ उसी में थे, सब डूब गए, अब क्या करोगे भी आप? एनिमी टेरिटरी में हो आप, सर क्रीक में हो, कभी भी पाकिस्तानी बोट, कभी भी पाकिस्तानी रेंजर्स आ सकते हैं, क्या करोगे? तो रियल टाइम सिचुएशन से कि आप अभी तैरोगे, कि बोट को सीधा करोगे या जैमिनी को सीधा करोगे, और फिर आप अपने आप को बचाओगे और उस जगह को मार्क करोगे, तो सब चीज़ें आपको ऑन द स्पॉट करनी होती हैं। या आप पाकिस्तानी एरिया में जा रहे हो, बोट अपनी जैमिनी लेकर जा रहे हो, तो आप उसको बोट को कैसे छिपाना है और उस टेरेन में अपने आप को आपको कैसे रखना है, तो वो रियल सिचुएशंस होगी। ट्रेनिंग में तो फिर भी है कि शाम को रिलैक्स हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर नॉर्मल नहीं होता, वहाँ पे एबनॉर्मल ही स्थिति चलती है आपकी ज़िंदगी में, और उससे ही मार्कोस फेस करते हैं, और उसी से वो डिज़ाइन होता है, एक बंदा तैयार होता है। आपको अपना पहला रियल लाइफ ऑपरेशन याद है जो आपने किया था? हम लोग कश्मीर में थे, और कश्मीर में हम लोग गए थे ऑपरेशन के लिए, तो वहाँ पर भी कई बार होता था कि पहुँचने वाले होते थे तो उनको पता चल जाता था, जो टेररिस्ट हैं वहाँ पे, उनको पता चल जाता था कि फ़ौज आ रही है, कोई आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो लोकल्स हैं वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं टेररिस्ट को और टेररिज्म को, तो उनको पता चल जाता था कि फ़ौज आ रही है। तो कई बार होता था कि खाना पीना बना रहे होते हैं, उनको छोड़ के भाग जाते हैं वो लोग, और वेपन वो कहीं कहीं अलग अलग जगह पर वेपन छुपाते हैं जंगल में, वहीं पे वो लोग ट्रेंच खोद लेते हैं, पेड़ की जड़ में खोद लेते हैं, और वहाँ पर वो उसी जगह पे जंगल में ही रहते हैं, और बिना वेपन के वो गाँव में आकर घूमते हैं टेररिस्ट, क्योंकि वेपन लाएंगे तो दिखेगा। तो आप ऐसे सिचुएशंस में आप भरोसा नहीं कर सकते कौन से पेड़ के पीछे से कौन व्यक्ति आपके ऊपर गोली चला दे, तो अनसर्टेनिटी रहती है वहाँ पर। तो ऐसे ऑपरेशन में हम गए हैं जहाँ पर फुल अलर्ट रखना है, वेपन को हमेशा कंधे पर ही आपको रखना है। मैं हमेशा पॉइंट मैन रहा या फिर मैं रियर सिक्योरिटी रहा वहाँ पर। तो रियर सिक्योरिटी में और आपको UBGL आपको साथ में रखना होता है, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर होता है। तो पॉइंट मैन तो फिर भी इजी रहता है, जो हमारा रियर सिक्योरिटी है उसके पास तो और जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि जैसे ही कुछ सिचुएशन होगी सबसे पहले ग्रेनेड फायर करने वाला वही बंदा होगा, पूरी टीम में से कोई नहीं करेगा। फ्रंट जो हमारा चल रहा पॉइंट मैन, वो तो फिर भी सिचुएशन को देखेगा और हैंडल करेगा। तो मैं पॉइंट मैन भी बहुत रहा, और फिर मैं रियर सिक्योरिटी भी मैं रहा काफ़ी ज़्यादा, या तो पहले नंबर पे या लास्ट नंबर पे। तो ऐसे बंदे को ये चीज़ दी जाती है जो बहुत ही ज़्यादा फिजिकली एक्टिव हो, उसकी जो मेंटल लेवल है बहुत ज़्यादा एक लेवल पर हो, किसी भी सिचुएशन में वो घबराए ना। पीछे वाला बंदा है तो वो भी उसी लेवल का होना चाहिए जो पहले जो फ्रंट में चल रहा है। तो दोनों ड्यूटीज़ मैंने वहाँ पर कश्मीर में की, और फिर उसी की मुझे आदत पड़ गई फ्रंट में चलने की या फिर सबसे पीछे चलने। तो मैं कोशिश करता था कि जो इजी वाला है ना फ्रंट वाला, हाँ, वो कहीं ज़्यादा इजी होता है अपने रियर सिक्योरिटी से, क्योंकि उसका काम ग्रेनेड वगैरह से फायर करना होता है। जबकि पहला वाला बंदा जो जैसे आपने कुछ भी सिचुएशन देखी आपको सेम टाइम रिएक्ट करना होता है। तो ये आता है आपके रिफ्लेक्स में। तो जब आपकी रिफ्लेक्स फायरिंग अच्छी है तो आप बेहतर कर पाओगे। तो जैसे अब ट्रेनिंग में है तो ट्रेनिंग में आपकी डेली कुछ ना कुछ चलता है। स्पेशली जो जितने भी हमारे स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं, सोल्जर्स हैं, उनकी रिफ्लेक्स फायरिंग बहुत ही अव्वल दर्जे की होती है,
कि फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में उनके बैरल से गोली निकलनी चाहिए और उसी बंदे को हिट करनी चाहिए जिसको वो मारना चाहते हैं, और गोली ऐसी चलनी चाहिए कि उसको दूसरा मौका ना मिले। पैर में गोली नहीं मारनी है हमको हेड शॉट ही लेना है। तो जब आप रिफ्लेक्स फायरिंग में बेहतर करोगे तो आपको सबसे ज़्यादा जो ड्यूटीज़ मिलेंगी, जो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो रहेगी आपका पॉइंटमैन और रियर सिक्योरिटी। और आप दोनों ही रह चुके। मैं दोनों रहा और मैं रियली आई एन्जॉय द जर्नी, रियली मुझे बड़ा मज़ा आता था। GOA में जो आपने स्पेशल ऑप्स किए थे उसके बारे में आप बताइए। गल्फ ऑफ एडन में हम लोग जो मार्कोस हैं वो जाते हैं, जितने भी हमारी कानवाई चलती है, जितने मर्चेंट वेसल्स हैं, उनको कानवाई जो चलती है, जो सोमालियन पायरेट्स हैं उनसे बचाने के लिए हमारी टीम काम करती है। और जो हमारे शिप हैं उनमें हमारे लिए एक स्पेशल बोट होती है और स्पेशल वेपन्स होते हैं और हेलीकॉप्टर्स वगैरह सब हमारे लिए रेडी रहते हैं। तो वहाँ पर अगर कोई सिचुएशन आती है तो जितने भी मर्चेंट वेसल्स हैं वो लोग पहले अलर्ट घोषित कर देते हैं और जितने भी जो इंटरनेशनल चैनल है उस पर उनकी आवाज़ आ जाती है। प्लस हम लोग अपने जो रडार सिस्टम है शिप के, उससे हम लोग जो शिप का जो ब्रिज है उससे रडार से सिस्टम से पता चल जाता है कि कौन सा मूवमेंट कहाँ पर हो रहा है। तो जैसे ही हमें पता चलता है या फिर शिप का कॉल आता है तो हमारा जो शिप है वो उधर की तरफ मूवमेंट कर लेता है और शिप से काफ़ी दूर रहकर फिर हम लोग अपनी जो ऑपरेशन रिब है उससे फिर पूरा ऑपरेशन करते हैं और जितने भी वहाँ पर पायरेट्स हैं उनको वहाँ से हम लोग खदेड़ते हैं। और कई बार तो हम लोग सोमालियन पायरेट्स को इंडिया भी लेकर आए हैं मार्कोस। तो मैं भी ऐसे एक ऑपरेशन में था जो कि बहुत मज़ेदार रहा हमारे हिसाब से। तो उसमें आप हेलीकॉप्टर में आप एक बंदा रहेगा जो स्नाइपर रहेगा, पूरे हेलीकॉप्टर घूमता रहेगा चीज़ों को, फिर एक टीम नीचे रहेगी, वो टीम शिप में भी अगर पायरेट शिप पे बोर्ड हो गए हैं तो शिप पे बोर्ड होगी। तो जब आप शिप पे बोर्ड होते हो तो आपके लिए अलग से लैडर नहीं लगाया जाता। करेक्ट। तो इसके लिए मार्कोस के पास में एक स्पेशल लैडर होता है तो जिसमें आप मुश्किल से आपका 6 to 7 इंच ही वो लैडर की जो डिस्टेंस है, विड्थ है, उतनी रहती है। उस लैडर पे चढ़कर आपको उस शिप पे चढ़ना होता है। कम से कम वो शिप आपका 15 मीटर के आसपास की आप मान के चले कि उसकी हाइट उतनी होती है शिप की। तो उस शिप पे आपको चढ़ना है और वेपन के साथ में चढ़ना है। और जब आप शिप पे चढ़ते हो तो सी हमेशा काम नहीं होता, मूवमेंट होती हैं शिप में। आप पानी के अंदर तो शिप भी मूवमेंट करता है, रोलिंग एंड पिचिंग होती है शिप में, बोट की भी रोलिंग पिचिंग होती है। तो साथ में उस स्पीड को मेंटेन करना, फिर आप उस शिप पे चढ़ते हो तो उसकी पूरी की पूरी ट्रेनिंग आपको करनी होती है और उस हिसाब से फिर आप उन ऑपरेशंस को अंजाम देते हो। तो कई सारे शिप हमारे मार्कोस ने भी उसमें छुड़वाए हैं और अभी भी एक प्रक्रिया चालू है। और मैं भी इसी तरह के ऑपरेशन में था जहाँ पर हम लोग एक शिप को बचा पाए। तो वो लोग जो सोमालियन पायरेट्स थे वो वहीं से वापस चले गए थे, शिप पे वो लोग चढ़े नहीं। तो कई बार होता है कि आप ऐसे लोगों की जान बचाते हो, लोगों का एक विश्वास आप जीतते हो। और अभी 1-2 साल पहले की बात है जब हमने जो मार्कोस ने एक ऑपरेशन किया था, ओवर सी में हम लोगों ने जंप की थी, अपना सारा प्लेटफॉर्म जेमिनी और अपनी जो वो सब एयर ड्रॉप किए थे वहाँ पर वेपन के साथ में। और वहाँ से फिर बोट को लेकर हम लोग शिप में गए थे और शिप को हमने सोमालियन पायरेट से हम लोगों ने छुड़वाया था मार्कोस ने। तो मार्कोस आर लाइक अल्टीमेट, जो देश की सेवा में सबसे ज़्यादा सहयोग मार्कोस का एक डिफरेंट एंगल पे है। हाँ, वो लोग आपको ज़्यादातर यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे ऑपरेशन करते हुए, जिस तरह से पैरा ऑपरेशन करती है आपके जंगलों में, उस तरह के ऑपरेशंस नहीं हैं। और डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस हैं जहाँ पर आप समाज को भी अपना बेनिफिट देते हो और देश को भी आप अपना योगदान करते हो हर तरह से। करेक्ट। आई थिंक जब मार्कोस हाईलाइट में आए थे वो तो 26/11 ही थे, क्योंकि उस पर इतने सारे आई बॉल्स थी, जो ग्रेविटी था सिचुएशन का। और मैंने भी एक बहुत इलेबरेट सेट ऑफ इंटरव्यूज़ किए थे कुछ साल पहले, राइट फ्रॉम CST टू नरमन हाउस, जो इंटरव्यूज़ किए थे। आई डोंट थिंक ऐसे इंसिडेंट इंडिया में पहले हुई थी जहाँ पे 3 दिन तक लगातार मतलब सिर्फ टेरर या उस लेवल का टेरर था। तो आप बताइए
उस समय क्या हुआ था? देश के लिए जब उस समय पर हमारे देश के ऊपर अटैक हुआ और ताज जैसी जगह पर उन्होंने ताज को ही क्यों सेलेक्ट किया, सबसे बड़ी बात हम यहाँ पर पहले बात करते हैं। क्योंकि ताज देश का पहला 5 स्टार होटल है। 1903 में उसकी ओपनिंग हुई थी और ताज को मुंबई की और देश की नाक माना जाता था होटल ग्रुप में। अगर हम बात करें तो होटल ग्रुप की हमारी स्टार्ट देश के अंदर वहीं से है, टाटा ग्रुप की। उसको टारगेट इसलिए किया गया क्योंकि वो होटल नहीं है, एक तरह से वो एक तरह का महल है। आप जाओगे तो वहाँ पर आपको फील होगा उसको, तो उसके ऊपर टारगेट करना और उसके डोम को गिराना मेन टारगेट था उनको। कि डोम गिरे तो आपकी नाक ही गिर जाएगी। उस डोम को गिराना और पब्लिक को मारना तो एक आम बात है उनके लिए, लेकिन मेन था उस डोम को गिराने के लिए पूरा का पूरा उन्होंने सामान लेकर आए थे, पूरे चार्ज वगैरह लेकर आए थे, डेटोनेटर्स वगैरह लेकर आए थे। उसको गिराने की उनकी पूरी उद्देश्य उनका था। लोगों को और गेस्ट को मारना तो एक उनके लिए है ही है। तो उसी सिचुएशन में वो लोग काम कर रहे थे, डोम को गिराने की उनकी प्रक्रिया थी पूरी की पूरी। हर जगह पर आप देखोगे तो आपको धुआं सबसे ज़्यादा डोम के आसपास से ही निकलता हुआ दिखाई देगा। वो फोटोज भी वही है जहाँ पे डोम है, मेन डोम ही है। डोम को ही टारगेट किया गया था। तो हमारी थी, हम तो अपनी ड्यूटी पर थे। मैं 2 दिन पहले गुजरात से आया, एक हम लोग ऑपरेशन चल रहे थे, हमारे एक्टिविटी चल रही थी। उस समय पर वहाँ से मैं आया था तो 2 दिन के बाद मुझे छुट्टी जाना था। तो 8 बजे के आसपास मैं मुंबई से ही वापस गया था। तो 5 बजे की बोट पकड़ के मैं मुंबई आया। चर्च गेट पे मैंने अपना रिजर्वेशन करवाया और वॉक करते हुए मैं यहाँ पर रीगल के पास आया। वहाँ पे मैंने अपने मोबाइल को रिचार्ज कराया, गन्ने का जूस पिया और वड़ा पाव खाया। लियोपोल्ड जो कैफ़े है उसके बराबर में ही एक दुकान होती थी, वहाँ पर मैंने मोबाइल रिचार्ज करवाया अपना और घर पे मैंने बात की कि ऐसे ऐसे रिजर्वेशन हो गया है और बस परसों मैं निकलूँगा यहाँ से। तो 8 बजे की बोट पकड़ के मैं वापस करंजा अपनी यूनिट में आया। तो वहाँ पर आया तो मैच चल रहा था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, और मेरी रात को 12 बजे से मेरी ड्यूटी थी। तो मैं छत पे जाके सो गया और मैं अपना 11:30 बजे मैं उठा और उठ के मैं अपना साइकिल उठाई, तैयार हुआ और मैं गार्ड रूम में जहाँ पे मेरी ड्यूटी थी वहाँ पर गया। तो वहाँ पर जाने के बाद मुझे जो वहाँ पर ऑफिसर ऑफ द डे थे वो मेरे साथ में कश्मीर में थे। तो वो टीवी चल रहा था तो उन्होंने जाते ही मुझे कहा कि तेवतिया ऐसे ऐसे मुंबई पर टेररिस्ट अटैक हो चुका है और हमारी 2 टीम एक ताज में जा चुकी है और एक ट्राइडेंट में जा चुकी है। आप जितने भी लोग हैं यूनिट में आप उनको फ़ोन कर लो और सबको बुलाओ और आप फटाफट आर्मरी निकलो, वहाँ से अपना वेपन वगैरह सब ड्रॉ करो और आपको भी नेक्स्ट टीम में आपको मूव करना है। सो जितना भी हो सका मेरे से मैंने फ़ोन किए। फिर एक दूसरा बंदा था ड्यूटी पर, मैंने उसको बोला कि आप करते रहो और मैं आर्मरी में गया। मैं वहाँ से मैंने अपना वेपन ड्रॉ किया। वेपन में मैं MP5 हमारे क्लोज़ क्वार्टर बैटल के लिए होती है प्रॉपर, अगर हम बात करें तो वो वेपन मिला नहीं। तो जो AK मिली मुझे, फिर उसके ऊपर कोई साइट नहीं थी, नाइट विज़न नहीं था। बुलेट प्रूफ जैकेट की बात करें तो वो भी अप्रोप्रिएट नहीं थी, हेलमेट नहीं था, कम्युनिकेशन सेट नहीं था। तो ये सब कांग्रेस के समय की बात है कि उन्होंने कभी भी सेना के ऊपर कभी उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया कि जो आपके हाथ हैं वो इतने मजबूत होने चाहिए कि किसी भी देश के ऊपर हमला होता है, कुछ भी होता है तो सबसे पहले रिएक्ट आपकी डिफेंस ही करती है। करेक्ट। तो वहीं पर हम लोग पहले से कमज़ोर रहे हैं, चाहे वो किसी भी सिचुएशन की बात करें तो वेपनरी में हम लोग बहुत पिछड़े हुए थे उस समय पर। उतने वेपन हमारे पास में नहीं थे बस काम चलाने के लिए। अब आप ये बताइए कि अगर आपके पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं आ रहा, आप ऑपरेशन के लिए जा रहे हो, हेलमेट नहीं, आप ऑपरेशन के लिए जा रहे हो, और गोली कहीं से भी कैसे भी आ सकती है आपके ऊपर। डिफेंसलेस हो जाते हो बेसिकली आप तो एक तरीके से। हाँ, लेकिन हमारा जो माइंड सेट है वो ये है कि देश के ऊपर मुसीबत है, हमको जाना है, देश को बचाना है। अगर उस बचाने में अगर हमारी जान भी चली जाती है, हमारे साथ कुछ भी होता है, तो उससे हमको घबराना नहीं है। क्योंकि इस देश को खड़ा करने के लिए, इस देश को जीवंत बनाने के लिए हमेशा सोल्जर्स ने ही बलिदान दिए हैं।
ना कि किसी पॉलिटिशियन ने बलिदान दिए। तो मैन सोल्जर है इस देश के अंदर, उस सोल्जर को ही सब कुछ करना है। और आज भी हमारे देश के सोल्जर बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, टेररिस्ट से फाइट कर रहे हैं और अपनी जान की कुर्बानी देकर, अपना खून बहाकर, अपनी सांसें दांव पर लगाकर इस देश की सांसें चलती रहें, आम नागरिक बिल्कुल अच्छी तरह से रहे और अपना बिजनेस कर सके, अपने खुद के बेहतर काम कर सके। तो सैनिक का ये रोल है कि आपको या किसी को भी या हमको आप बेहतर तरीके से काम कर सको। तो सैनिक का योगदान वो है। अगर हम सैनिक को ही कमज़ोर कर दें, सैनिक कमज़ोर कहाँ पर होता है? कमज़ोर होता है वेपनरी को लेकर। करेक्ट। अगर उसके पास सही वेपन और अप्रोप्रिएट वेपन नहीं है तो वो अच्छी तरह से फाइट नहीं कर पाएगा। उसकी जान तो जाएगी, लेकिन वो अच्छी तरह से काउंटर, जो हम कहते हैं ना, अच्छी तरह से जवाब देना, वो आप नहीं दे पाओगे किसी भी टेररिस्ट ग्रुप को या किसी भी एनिमी कंट्री को। तो यहाँ पर बड़ा योगदान रहता है हमारे सैनिकों का। मैं उनको सत सत नमन करता हूँ। और मैं एक किसान फैमिली से, सोल्जर फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरे गांव में एवरेज हर घर से फ़ौजी है। मेरे मैक्सिमम जो दोस्त हैं वो फ़ौजी हैं। तो मैं सभी को इस चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सबको सत सत नमन है हमारी सेना को, कि जो अपना सब कुछ छोड़कर हमारे लिए अपनी प्राणों की आहुति तक वो देते हैं। सोचते नहीं हैं कि मेरे परिवार का क्या होगा या मेरा क्या होगा। तो वही माइंडसेट हमारा है। जब हम जहाँ पर रहते हैं, ड्रेस पहनते हैं, तो हम उस ड्रेस को और उस वेपन को अपना गहना मानते हैं। और वही है जो हमारी हेल्प करता है किसी भी एनिमी से लड़ने के लिए, किसी भी टेररिस्ट ग्रुप से लड़ने के लिए। उसके बाद फिर हम ताज में हम लोग आए, तो सबसे पहले आगे चलने वाला मैं ही था वहाँ पर। और फिर ताज में एंट्री की तो मैं लॉबी में खड़ा हुआ था और वहाँ पर जो ओल्ड हेरिटेज विंग को और टावर को, दोनों को जोड़ता है, नीचे आपका रास्ता है, वहाँ पर मैं खड़ा हुआ था। तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति आंखों में आंसू है और फ़ोन मिला रहा है, रो रहा है और फ़ोन मिला रहा है। और वो उस ओल्ड हेरिटेज विंग की तरफ जा रहा है मुझे क्रॉस करके। तो मैंने उसको रोका कि आप कहाँ जा रहे हो? उधर तो टेररिस्ट हैं, आप उधर नहीं जा सकते। आपको कुछ भी है, कोई भी फंसा हुआ है तो आप हमें बताएं, हम लाएंगे निकाल के। आपकी जान जो है वो ज़्यादा कीमती है। एक नागरिक की जान एक सैनिक की जान से ज़्यादा कीमती है, तो आप हमें बताएं। तो उन्होंने बताया कि 6th फ्लोर पे मेरी वाइफ और 2 बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं। बाद में मुझे पता चला वो ताज के जनरल मैनेजर थे करमवीर सिंह कांग, जिनकी पत्नी और 2 बच्चे वो जल के मरे थे। बड़ा मुझे दुख हुआ कि हम उनके परिवार को नहीं बचा पाए, लेकिन और जितना हो सकता था हमने किया। फिर हमारी एक टीम डिवाइड हुई, 4 लोगों की हमारी टीम डिवाइड हुई, जहाँ हमें पता चला कि कुछ गेस्ट चैम्बर हॉल में फंसे हुए हैं और एक व्यक्ति हमारे आगे चलने लगा, ताज सिक्योरिटी से था, सिक्योरिटी मैनेजर था। तो मैंने उसको रोका कि भाई, इस देश के लिए, समाज के लिए, आपके लिए, इस ताज को बचाने के लिए सबसे पहले गोली या तो मैं खाऊंगा या मैं चलाऊंगा, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आप पीछे आओ, आप मुझे रास्ता बताओ, कहाँ जाना है और कैसे करना है, बताओ रास्ता। तो फिर सीढ़ियों के माध्यम से हम लोग 1st फ्लोर पे गए, जहाँ पर कुछ गेस्ट और कुछ स्टाफ इनका था, वो फंसा हुआ था। वहाँ से उनको निकाला। कैसे निकाला? तो हम जैसे गए वहाँ पर, हमने थोड़ा बहुत साउंड हुआ तो मैंने वेपन तैयार किया, वेपन टांग दिया मैंने। तो उन्होंने हाथ ऊपर किए और बुरी तरह से कांप गया वो बंदा। उसके पीछे भी लोग थे, वो भी कांपे। वो बंदा बहुत बुरी तरह से कांप गया। तो उस डर को हम फील कर सकते थे। तो मैंने बोला ओके, कोई बात नहीं, हम फौज हैं, आप आराम से कूल डाउन। और कौन कौन है? तो उसने बताया ऐसे ऐसे। तो मैं निकाल के फटाफट आप नीचे लेकर जाओ, क्योंकि रास्ता हमने क्लियर कर दिया है। 1st फ्लोर का क्लियर है, तो 1st फ्लोर से वो कई लोग थे, वहाँ से निकल गए। फिर हम वहीं से सीढ़ियों से 2nd फ्लोर पे चैम्बर तक पहुँचे। जब चैम्बर के पास हम पहुँचे तो मैंने देखा कि जो रास्ता है वहाँ पर वो लॉक है, जो दरवाज़ा लॉक है, वो जो कॉरिडोर है ऊपर वो लॉक है। अंदर दरवाज़ा है, आधा कांच का है और आधा उसको लकड़ी का दरवाज़ा है। और मैंने उधर से कुछ अफ्रीकन्स को आते हुए देखा। तो फिर मैंने नॉक किया दरवाज़ा,
और मैंने अपना आई कार्ड शो किया कि हम यहाँ पर आपको रेस्क्यू करने के लिए हैं। आई कार्ड शो करने का मतलब ही होता है। तो उन्होंने उसको दरवाजे को खोलने की कोशिश की, वो दरवाजे को खोल नहीं पाए। वो दरवाज़ा ऊपर से लॉक किया हुआ था, जो वहाँ पर अपने ताज वाले थे उन्होंने उसको लॉक कर दिया था। उसके बाद जो हमारी टीम इंचार्ज थे उन्होंने मुझे कहा कि इनको जाने दो, ये सेफ़ है। एक और रूम था पीछे की साइड में, तो बोला इस रूम को और चेक करते हैं हम लोग। तो मैंने पहले एंट्री की उस रूम के अंदर, जैसे कमांडो हम लोग एंट्री करते हैं। तो उन्होंने मुझे फिर रोका कि रुको, ये रूम कितना बड़ा हमें नहीं पता, काफ़ी बड़ा हो सकता है और हम लोगों की संख्या कम है, 4 ही हैं। तुम एक काम करो, तुम यहीं खड़े रहो दोनों और मैं और लोगों को लेकर आता हूँ। तो फिर वो और 4 कमांडोज़ को लेकर आए और मेरी जो कंधे पर मेरे पे टैप किया उन्होंने, शोल्डर पे टैप किया कि एंट्री। तो मैं और वो दोनों बड्डी थे, तो उन्होंने शोल्डर पे टैप किया कि एंट्री। और तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे सिक्योरिटी मैनेजर जो था ताज का, सुनील कुडियादी, वो पीछे था, तो वो हमें गाइड कर रहा था। तुम जैसे आगे गए तो मैं दरवाज़ा क्रॉस किया, आगे गया और मेरे लेफ़्ट साइड में थोड़ा चल के एक दीवार मुझे फील हुई। अंधेरा था पूरा का पूरा रूम के अंदर। तो जब मेरी दीवार टच हुई तो मैंने उससे पूछा पीछे कि इसके स्विच किधर हैं लाइट के। तो उसने मुझे बोला कि सर आगे ही होंगे। तो फिर मैं आगे बढ़ता रहा, लेफ़्ट साइड में दीवार थी तो टच करता करता चलता रहा आगे, क्यों अंधेरा है, हम लोग रोशनी से अंधेरे में घुसे तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा इतना कुछ खास। जब मुझे कम से कम 10 से 12 स्टेप मेरे आगे हुए तो मुझे AK-47 के 2 सेफ्टी कैच की आवाज़ मुझे सुनाई दी। सेफ्टी कैच ऐसे नहीं, खुलने की? नहीं, सेफ्टी कैच होता है आपका वेपन में, एक सेफ्टी कैच होता है। ओके। सेफ्टी लीवर भी बोलते हैं हम लोग उसको हमको, या अगर सेफ, इसके 3 मोड होते हैं। वो जो क्लिक आती है। हाँ, क्लिक की एक अलग साउंड है उसका। तो जो 3 साउंड उसमें 3 उसके मोड होते हैं, सेफ, सिंगल और बस्ट। वो 3 मोड में है। तो मैं समझ गया कि इनका जो वेपन है वो सिंगल में होगा, अब इन्होंने इसको बस्ट मोड में शिफ्ट कर दिया है। और 2 टेररिस्ट यहाँ पर हैं, क्योंकि हमारे तो चैम्बर में ऑलरेडी बुलेट है, हम लोग ऑलरेडी रेडी हैं, तो हमारे में से कोई भी बंदा स्विच को शिफ्ट नहीं करेगा। करेक्ट। तो जहाँ पर से साउंड आया वो एक अलग डायरेक्शन थी, हमारी टीम पीछे। तो आप उस साउंड पे, जैसे मैंने बताया था कि मार्कोस आप बेस्ड ऑन साउंड, हाँ, साउंड पे हमारा बहुत ज़्यादा काम रहता है, चाहे अंडर वाटर है, चाहे आपका लैंड ऑपरेशंस हैं। तो उनमें जो साउंड है उसके ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा प्रीशियसली हम लोग काम करते हैं कि साउंड किस तरह का है, कौन से वेपन का साउंड है। आप वेपन को भी आप पहचान सकते हो साउंड से। तो मुझे कंफर्म हो गया कि 2 AK-47 यहाँ पर हैं और मैं वहीं पे सीज़ हो गया। और वेपन का मैंने जो फेस था और अपने आप को मैंने मोड़ कर उधर की तरफ कर दिया जिधर से वो साउंड आया था। और मैं बैठा हुआ हूँ उधर, बस सैचुरेट कर रहा हूँ अपने आप को, अंधेरे में हूँ तो, क्योंकि मुश्किल से 5-10 सेकंड के अंदर आप धीरे धीरे आपको कुछ दिखाई देने लगता है सैचुरेशन होने के बाद में। तब तक उधर से मुझे एक फ्लैश दिखाई दिया, मैं समझ गया कि गोली चल चुकी है। तो मैंने भी अपने ट्रिगर पे, मेरी उंगली थी तो मैंने भी प्रेस करनी शुरू कर दी कि वेपन मेरा उधर की तरफ ही है। तो मुझे यह याद है कि मैंने 3 से 4 राउंड मैंने फायर किए और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। फिर जब जलन होनी शुरू हुई मेरे और जो गरम गरम खून था वो मेरी गर्दन के पास से निकला, तब मुझे होश आया, कॉन्शियस हुई। तो मैं अपने आप को पाया कि मैं फ्लोर पे मैं पड़ा हुआ हूँ और मेरे वेपन साइड में पड़ा हुआ है, सीलिंग मेरी थी तो वह वेपन पड़ा हुआ है। फिर मैंने अपने बड्डी को ढूंढा क्योंकि वही मैन है आपके लिए। तो वहाँ पर मैंने पाया कि सब बाहर जा चुके हैं, मैं ही अकेला उस रूम के अंदर। और इतनी जलन थी, एक दर्द, एक एक्सट्रीम लेवल जो मैंने कभी जीवन में फेस नहीं किया। वो दर्द, वो जलन, वो मुझे फील हो रही थी। अब मुझे नेक्स्ट में ये था कि अगर मैंने कोई भी साउंड किया पेन का या कुछ भी, तो वो मुझे पॉइंट ब्लैंक आकर यहाँ पर मारेंगे। तो मुझे ये जगह सबसे जल्दी, और जितनी जल्दी मैं इस जगह को छोड़ूंगा उतना मेरे लिए फ़ायदा है,
क्योंकि मैं उनके लिए मर चुका हूँ, क्योंकि मैं गिरा हूँ, तो उनको कन्फर्म है कि बंदा मर चुका है। अब उस चीज़ का मुझे फ़ायदा उठाना है। अगर मैं दर्द से चिल्लाता हूँ या दर्द से कराता हूँ तो उनको ये कन्फर्म हो जाएगा कि इसको गोली लग चुकी है। और इंजर्ड होने के बाद आपकी जो क्षमताएं हैं वो कम हो जाती हैं, सोचने समझने की जो ताकत है वो कम हो जाती है। अगर आपने ट्रेनिंग अच्छी नहीं की है तो ट्रेनिंग अच्छी है और सब चीज़ें बेहतर हैं तो आप अपने आप को संभाल पाते हो और बेहतर करते हो। तो फिर मैंने अपने वेपन को थाई पे लिया और जो दर्द हो रहा था उसको मैंने कारपेट में पास किया, पूरा कारपेट को मैंने जकड़ लिया, पूरा पास किया उस पेन को। फिर मैंने सराउंडिंग्स में चेक किया कि मुझे कवर लेने के लिए कौन कौन सी जगह है यहाँ पर। तो मुझे दिखाई दिया कि सोफ़ा है और दीवार, सोफ़े और दीवार के बीच में थोड़ी सी जगह है जहाँ पर मैं अपने आप को कवर ले सकता हूँ। फिर मैं खिसका और वेपन को थाई पे रखा और खिसक खिसक के मैं सोफ़े और दीवार के बीच तक पहुँचा, अपने आप को सेफ़ किया, सिक्योर किया। फिर मैंने अपने कान को देखा तो पाया कि पूरा का पूरा मांस का लोथड़ा लटका हुआ है यहाँ पर और हाथ मेरे पूरे ब्लड में हो गए। फिर मैंने भगवान को थैंक यू कहा कि ईश्वर तूने मुझे जीवन दिया है, अब ये लड़ाई यहाँ पे नहीं रोकनी है, अब ये चलेगी, जितना भी है जब तक मेरी आखिरी सांस है मैं यहाँ पे लड़ूंगा। फिर मैंने उनके ऊपर फायरिंग शुरू की, दोबारा सिंगल शॉट में मैंने फायरिंग शुरू की। तो मैं सिंगल शॉट में फायरिंग करता था तो वो पूरा का पूरा बर्स्ट में मेरे ऊपर फायरिंग करते थे। तो मैं वेपन को अलग अलग जगह से फायरिंग करता था, कभी ऊपर करके, कभी नीचे करके, अलग अलग मोड पर चेंज कर देता था, कभी आगे से कर रहा हूँ, कभी पीछे की तरफ से। आप तो बर्स्ट मोड पे क्यों नहीं डाल सकते थे? बर्स्ट मोड पे आपके कोई फ़ायदा नहीं है बर्स्ट पे, क्योंकि सामने वेपन फायरिंग कर रहे हो, बंदा तो दिखना चाहिए। अब बंदा तो दिख ही नहीं रहा, तो बस आपको इंगेज करना है। करेक्ट, इंगेज करना है। फिर तब तक मुझे दिखाई दिया लाइट आ रही है। तो लाइट आ रही तो मैंने दिमाग लगाया कि अगर हमारी एक टीम उधर होती उस तरफ, हाँ, तो इनको आराम से मारा जा सकता, करेक्ट, ईजीली मार सकते थे हम लोग। मेरे पास कम्युनिकेशन सेट नहीं है कि मैं बताऊं कि मैं इंजर्ड हूं कि क्या हूं, कैसी स्थिति अंदर है, तो बता ही नहीं पा रहा मैं। तो हमारी टीम ने सोचा कि तेवतिया तो शहीद हो चुका है। मैं अंदर पूरा फाइट कर रहा हूँ उनसे और मैं एल शेप की सिचुएशन में हूँ। मैं यहाँ पर मेरे सामने टेररिस्ट हैं और एक तरफ मेरे दरवाज़ा है, तो मैं अपनी पूरी टीम की मूवमेंट को देख पा रहा हूँ कि हाँ टीम है मेरी अवेलेबल है वहाँ पर। तो जो टेररिस्ट हैं वो हमारी टीम के ऊपर अटैक नहीं कर पा रहे क्योंकि मैं वहाँ पर, क्योंकि मैंने उनको इंगेज कर लिया। जो हमारी टीम वहाँ पर लॉबी के अंदर है, एलवे के अंदर है, वो इसलिए सेफ एंड सिक्योर थी क्योंकि मैं वहाँ पर हूँ। अगर वो सिर्फ ग्रेनेड ही टीम के ऊपर फेंक दे तो वहाँ पर छुपने के लिए कोई जगह नहीं, कवर के लिए कोई जगह नहीं, तो पूरी टीम खतरे में है। तो मैंने उनको भी सोचा कि पूरी टीम यहाँ से, मैं पूरी टीम को बचा के रखा हुआ हूँ, तब तक वो कुछ ना कुछ निर्णय ले लेंगे, आगे सोचेंगे, कुछ ना कुछ प्लान करेंगे। तो उन्होंने ताज के सिक्योरिटी मैनेजर था, उनसे पूछा कि इस हॉल के कितने दरवाजे हैं, एंट्री और एग्ज़िट कितनी है। तो उन्होंने बताया कि इसकी 8 यही एंट्री है और यही एग्ज़िट है, एक ही है, यही है, उन्होंने बता दिया। तो उन्होंने क्या किया, तब तक मेरा जो चल रहा था, तो मैंने क्या किया कि इनको ऐसे मार नहीं सकता, काफ़ी टाइम हो रहा था, तो मैंने कि इनको ऐसे मार नहीं सकते, गन से, राइफ़ल से गोली मार नहीं सकते, तो फिर बचा क्या आपके पास में, तरीका क्या है? ग्रेनेड। तो मेरे पास में 2 ग्रेनेड थे, एक स्टन ग्रेनेड था और एक लाइव ग्रेनेड था। पहले मैंने स्टन ग्रेनेड निकाला, फिर मैंने उसको वापस रख दिया कि नहीं, स्टन ग्रेनेड से क्या, इनको एक साउंड करेगा बस, ये मरेगा थोड़ी कोई भी इसमें, लेकिन इनको मारना है। तो फिर मैंने अपना दूसरा जो लाइव ग्रेनेड था वो निकाला और मुझे ये पता है कि अगर वो ग्रेनेड यहाँ पर फटेगा, ये मुझे कंफर्म है कि ये ग्रेनेड फटेगा तो मैं भी इसके लपेटे में हूँ और मैं भी मारा जाऊँगा। लेकिन मेरे पास में कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे कि मैं अब क्या करूँ। तो मैंने सोचा कि अगर इनको मारते हुए अगर मैं भी शहीद हो जाता हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो चल रहा है ये यहीं पर रुक जाएगा। तो फिर मैंने सुप्रीम सैक्रिफाइस की बात सोची और मैंने ग्रेनेड निकाला और मैंने पिन निकाली और मैंने फेंक दिया। तो मुझे 2 साउंड उसके सुनाई दिए, तो कंफर्म हो गया कि जो जहाँ पर मुझे फेंकना था वो बिल्कुल सही
जगह पर जाकर गिरा है। रोल नहीं हुआ, ग्रेनेड ज़्यादातर रोल हो जाते हैं, तो रोल नहीं हुआ, बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पर जाकर गिरा है। तो मैंने काउंट किया, सर कवर किया अपने हाथों से कि सर को बचा के रखो, बाकी सब देखा जाएगा। आग लगती है तो एटलीस्ट सर बच जाएगा, या पूरा रूम फटेगा भी तो सर बच सकता है थोड़ा बहुत, जितना हो सकेगा। तो मैंने 10 तक काउंट किया, वो ग्रेनेड नहीं फटा। जब ग्रेनेड लैंड हुआ तो उनके रिएक्शंस क्या थे? वो तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे ना, सुनाई भी नहीं दिया आपको? वो सुनाई नहीं देगा आप कुछ भी उनका, वो मरमरिंग साउंड्स है उनके जो हैं, आप उसको ज़्यादा सुन भी नहीं सकते क्योंकि आपस में है वो। लेकिन ग्रेनेड की जो साउंड है वो मुझे कंफर्म सुनाई दी कि हाँ अब गिरा है। दो साउंड मेरे पास में है, पहला गिरने का, दूसरा उसको स्टॉप होने का। रोलिंग कोई भी चीज़ रोल कर रही है तो आपको अलग, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट है वहाँ पर, कुछ है ही नहीं और भी, तो आपको बिल्कुल एक एक चीज़ें सुनाई देंगी वहाँ पर। मरमरिंग साउंड है तो आप ज़्यादा वो नहीं कर सकते, लेकिन जो ऐसी चीज़ है उसका साउंड आपको पता चलेगा। तो साउंड मुझे कंफर्म हो गया कि हाँ ये दीवार में लग के पहला साउंड गिर गया, ख़त्म। तो उसके बाद में अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या अब क्या करें। ग्रेनेड फटा नहीं। सबसे पहले तो मैं उन जो हमारे बनाने वाले लोग हैं उनको मैंने गालियाँ देनी शुरू की मन के अंदर, डिफेक्टेड है। और आज ये ग्रेनेड फट जाता तो ये ऑपरेशन यहीं पे ख़त्म हो जाता। चाहे मेरी शहादत होती, एक सैनिक अपनी शहादत के लिए जा रहा है और वहाँ पर उसको इक्विपमेंट फेलियर हो रहा है, तो उसकी गलती कहाँ पर है। फिर मैंने बस्ट मोड में डाला और मैंने फायरिंग उनके ऊपर शुरू की। फिर जैसे मैं कर रहा हूँ तो वो भी मेरे ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। तब तक हमारी टीम ने क्या किया कि उन्होंने सोचा तेवतिया तो शहीद हो चुका है, तो उन्होंने टीयर गैस अंदर ठोक दी। टीयर गैस का जो ग्रेनेड था उधर फेंका। वो टीयर गैस का जो ग्रेनेड था वो मेरे पास आके रोल होकर मेरे पास ही एक्सप्लोड हुआ। अब मुझे सफोकेशन होने लगा। तो जैसे ही मुझे खांसी आई, आंखों से पूरा पानी बहने लगा और खांसी आई, तो जैसे ही मैं खांसा तो उन्होंने फिर मेरे ऊपर बस्ट मोड में उन्होंने फायरिंग की। तो ये कंफर्म हो गया कि यहाँ से ज़िंदा नहीं बच सकते। तो अब ये आखिरी लड़ाई थी जीवन की। तो मैंने सोचा कि आखिरी लड़ाई है, हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन होते नहीं हैं ए और बी, कि अब क्या करें। कि अब आपको डिसाइड करना है कि अब जीवन में सर्वोच्च बलिदान के लिए आप कौन सा मोड यूज़ करते हो। तो फिर मैंने अपनी जो ट्रेनिंग थी उसको मैंने फोकस रखा और मैं उस जगह पर मैं खड़ा हुआ और हिप पे अपने वेपन लिया और उस एरिया को मैंने स्विप किया और बाहर गेट की तरफ, दरवाजे की तरफ मैं मुड़ा। तब तक मुझे और गोलियां लगीं और जो 4 गोलियां और मेरे ऊपर आईं, जिनमें कि एक तो दो मैगज़ीन थी यहाँ पे मेरे AK-47 की, उसके अंदर एंटर कर गई, पूरा फाड़ दिया था उसने मैगज़ीन को भी। और बुलेट प्रूफ जैकेट जो थी, प्लेट थी उसके अंदर, जो उसके अंदर बहुत बड़ा होल उसने कर दिया बुलेट ने। 1 mm ही बची थी अंदर घुसने से। एक गोली रिकॉचिट होकर हार्ट के ऊपर आई, वो अटक गई, रिकॉचिट होकर लगी थी कहीं से, वो बच गई। लेकिन जो तीसरी गोली थी वो जो बुलेट प्रूफ जैकेट के अंदर जो प्लेट थी उसके कॉर्नर पे हिट हुई और उस कॉर्नर को लेकर और चेस्ट के अंदर आर पार घुस गई। चौथी गोली जो थी वो कॉलर था जैकेट का, उस कॉलर को फाड़ती हुई निकल गई। तो मुझे पता चल चुका था कि जैसे चेस्ट का आर पार लगा है तो समझ गया मैं कि गोली चेस्ट में लगी है और सांस आना बंद हो गया फिर वहीं पर। तो सेम टाइम मुझे पता चला कि ऐसा लगा एक्सट्रीम पेन, ऐसा लगा पता नहीं किसी ने शरीर में ना कुछ ठोक दिया है, सांस नहीं आ रहा था। और जब लेकिन बॉडी क्या थी, मोशन में थी। तो मैं दरवाजे तक पहुंच गया। तो दरवाजे के बाहर जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा हूँ तो दरवाजे के बाहर हमारी टीम, उन्होंने मुझे बाहर की तरफ खींचा और मुझे याद है आंखें बंद थी मेरी, तो मैं एक स्प्रिंग की तरह, जैसे स्प्रिंग होती है ऐसे स्प्रिंग की तरह मुड़ रहा हूँ और मैं गिर रहा हूँ। मेरी ये वाली जो इंडेक्स फिंगर है ये ट्रिगर पे थी और वहाँ पर बैरल नीचे की तरफ थी, वहाँ पर एक गोली मेरे राइफ़ल से फायर हुई AK से, उसका निशान आज भी ताज में है। मैं गिरा हूँ इतना मुझे पता है। उसके बाद जब मुझे वहाँ से निकाला तब
जब हम मेन डोर से बाहर निकल रहे हैं तो पत्रकारों ने घेर लिया और फ़ोटो खींचने लगे। तो आंखें पूरी बंद थी, लेकिन जैसे ही लाइट मेरी फेस के ऊपर पड़ी और तो मैं दोबारा कॉन्शियस मोड में आया, तो मैंने सबसे पहले अपने हाथ को उठाने की कोशिश की जिस हाथ में मेरे वेपन था। उठा रहा हूँ लेकिन हाथ नहीं उठा पाया मैं। फिर मैंने आंखें खोलने की कोशिश की लेकिन आंखें नहीं खोल पाया। सांस लेने की कोशिश कर रहा हूँ, सांस नहीं ले पा रहा हूँ। सराउंडिंग में क्या चल रहा है वो सब चीज़ें मुझे सुनाई दे रही हैं। क्या चल रहा है, कौन शब्द क्या क्या बोल रहे हैं सुनाई आ रहा है। तब तक मुझे एम्बुलेंस में डाला तो हमारे एक कमांडो थे, उन्होंने मुझे कहा कि तेवतिया ब्रीथ करते रहो, ब्रीथ करते रहो। वो तो तेवतिया को पता था ब्रीथ ही नहीं आ रहा, तो लेगा कहाँ से। खींच रहा हूँ, वापस ब्रीथ नहीं जा रही, अंदर ही पूरा खींच रहा हूँ सांस, लेकिन छोड़नी पता नहीं चल रही कहाँ जा रही है। तो उनको लगा कि पूरा फेस पे पूरा ब्लड था, तो उनको लगा कि हेड शॉट ही है बस उसको। फिर जब हम अश्वनी हॉस्पिटल में पहुँचे तो वहाँ पर फिर जो मेडिकल असिस्टेंट थे तो उन्होंने बार बार मुझे पूछा क्या नाम है। तो वो जानना चाहते थे कि मैं कॉन्शियस हूँ कि नहीं हूँ। तो उन्होंने बार बार मुझसे नाम पूछा। तो मैंने कहा कि लास्ट मोमेंट थे मेरे लाइफ में। तो मैंने सोचा कि अब मोमेंट लास्ट है जीवन में, अब क्या ये नाम पूछेगा मेरे से। तो मैंने कहा कि तेवतिया है और मैं मरने जा रहा हूँ। तो उसके बाद फिर उन्होंने जब मेरी जैकेट्स निकाली, पूरे ड्रेस उतारे, तब उनको पता चला कि चेस्ट से पूरा फाउंटेन चल रहा है पूरा, और पूरी डिस्पेंसरी में खून ही खून हो चुका था। तो मेरी आँख शाम को 4-4:30 बजे के आसपास आँख खुली। पूरा जो डॉक्टर्स की पूरी टीम थी मेरे खड़ी हुई थी और उन्होंने बड़ी बधाई दी कि बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपने करीब 185 लोगों की जान बचाई है। और उस रूम से एक रक्षक बैग मिला है, जिस रक्षक बैग में 500 AK-47 के राउंड थे, 16 हैंड ग्रेनेड थे, ड्राई फ्रूट्स थे, उनकी कुछ आइडेंटिटी कार्ड वगैरह थे, अलग अलग करेंसीज थी। तो वहाँ से उनको ये सब वहाँ से मिला उस रक्षक बैग से। रक्षक बैग छोड़कर भाग गए थे। अब वो सिचुएशन वहाँ पर कैसी चल रही है, अब इसको थोड़ा सा विस्तार से जाने कि ताज का जो सिक्योरिटी मैनेजर था उन्होंने कहा कि यही एंट्री यही एग्जिट है, लेकिन एक और रास्ता था जो किचन में खुलता था। तो किचन के रास्ते से वो ओल्ड हेरिटेज विंग में वापस चले गए। तो इस वजह से जो टावर आज आप खड़ा देखते हो, पूरा का पूरा टावर सेफ बच गया, क्योंकि ओल्ड हेरिटेज विंग में पहले से ही आग लगी थी और पहले उन्होंने ओल्ड हेरिटेज विंग को ही टारगेट किया था। तो उसके बाद एक जो पत्रकार थे हमारे, उन्होंने एक जो MP थे वहाँ जो फंसे हुए थे, उनसे उनकी वार्ता हुई और वो वार्ता लाइव चल गई। तो जो कराची में बैठे उनके हैंडलर्स थे लश्कर तैयबा के, उन्होंने उसको ठीक से सुना और उन्होंने कहा कि बाकी छोड़ो, हॉस्टेज सिचुएशन क्रिएट करो अभी। और बड़ी हस्तियां वहाँ पर फंसी हुई हैं, अगर MP हो, ये वो MP हैं, बॉलीवुड के कुछ हस्तियां थीं, ब्यूरोक्रेट्स थे महाराष्ट्र के, 3 शादी के गेस्ट थे, अमेरिकन्स थे, तो वहाँ पे फंसे हुए थे पूरे। तो उन्होंने कहा कि उनको जाके हॉस्टेज बनाओ, हॉस्टेज बना लेते हो तो आपके लिए, ये इंडिया के लिए इससे शर्मनाक बात कुछ होगी ही नहीं कि उन्हीं के देश में उन्हीं के लोगों को, उन्हीं के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को हॉस्टेज बना लिया गया है। तो ये सिचुएशन मैं कहूँ कि किसी भी देश के लिए एक शर्मनाक सिचुएशन है और उससे पार पाना आसान नहीं है, क्योंकि हम लोग इस सिचुएशन को पहले भी देख चुके हैं। जब हमारा प्लेन हाईजैक हुआ था तो उनके परिवार के लोग पार्लियामेंट के सामने धरना दिए थे। करेक्ट। तो ऐसी सिचुएशन अगर क्रिएट होती तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो मैं कहूँगा कि ईश्वर हमारे साथ था, जिसने इतनी हिम्मत दी कि मैं उन आतंकवादियों से लड़ पाऊँ और इस देश को मैं बचा पाऊँ, अपने लोगों को मैं बचा पाऊँ। जैसे आपने कहा कि कई सारे MP थे, गौतम अदानी जी भी ताज में ही थे, तो आपका एक्सपीरियंस उस वक्त कैसे रहा?
उस समय पे जो अडानी जी थे वो अपने दोस्त के साथ में, जो दुबई पोर्ट के सीईओ थे, उनके साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे। और फिर जो ताज का जो स्टाफ था उनको बचाकर चैम्बर हॉल लेकर गया था। तो उनकी जो जान थी वो वहाँ पर बची। और मैं, जो हमारे देशवासी हैं उनके लिए, जो अब आज जो अडानी जी हैं जो देश के लिए काम कर रहे हैं, मैं उनको बड़ा बड़ा धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आज वो इस रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। अगर उस दिन बच गए थे तो वो भी ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मैं कहूँगा कि एक कर्ता होता है, एक कारक होता है। तो मैं तो एक कर्ता के रूप में था, कारक ईश्वर था, और कर्म मैंने किया। कर्ता, कारक और कर्म, 3 चीज़ें हैं। उस सिचुएशन में किसकी जान बची और उसका किसका कैसा रहा वो तो इंडिविजुअल जाने, उनका दायित्व क्या है वो अच्छी तरह से जानते हैं और निभा रहे हैं। तो बीइंग ए बिजनेसमैन, वो आज देश के लिए इतना सारा कुछ कर रहे हैं। देश की प्रोग्रेस में, देश की जीडीपी में उनका कितना बड़ा रोल है, कितना बड़ा दायित्व है, वो उसको उनसे बेहतर तो कोई नहीं समझता। तो मैं तो उनके लिए बड़ी ईश्वर से दुआएं करता हूँ कि और बढ़ें आगे और आगे लेके जाएं और अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड और फैलाएं, जहाँ पर अडानी ग्रुप हर जगह पर पहुँचे। मैं तो दुआएं करूँगा हर किसी के लिए। और मैं तो एक चीज़ जानता हूँ जीवन में, जिसको मैं खुद कई बार एक्सपीरियंस मैंने किया है, कि शून्य का सफ़र है, शून्य का शिखर है, शून्य तक जाना है, अनंत की यात्रा है, चाहे वो किसी की भी हो। हमने हमेशा शून्य से शुरू किया, शून्य का सफ़र है। आप किसी भी शिखर पे पहुंच जाओ, वो शून्य है। हर चीज़ मेटलिस्टिक है, एक दिन ख़त्म होनी है। शरीर है वो भी ख़त्म होना है, आत्मा बचनी है। उसका जो सफ़र है वो अनंत की यात्रा है। आप कितना भी कुछ भी कर लो, आप कर्म जैसे करोगे उसी तरह का आपको फल मिलता रहेगा। लंबी लड़ाई रही वहाँ पर, हॉस्पिटल में और लंबी लड़ाई थी, सांस ही नहीं आता था, वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं। बस डॉक्टर ने कहा कि 3 से 4 दिन का मेहमान है। पूरा लंग्स फट चुका था, दोबारा ऑपरेट को हो नहीं सकता, इन्फेक्शन हुआ तो ये गया। ड्रेनेज लगाए हुए हैं तो मोड़ नहीं पा रहा था। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा एक्टिव रहा, वो आज वो हॉस्पिटल के उस बेड पर पड़ा हुआ है। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में गुजरा मैं, और आईसीयू में था। तो वहाँ से रोज़ 1-2 डेड बॉडी वहाँ से निकलनी ही है आईसीयू से। तो आप उनके अलग अलग साउंड सुनते हो मरने वालों के, आपकी हिम्मत ऐसे ही टूट जाती है। तो मैं थैंक यू बोलूँगा अपने बड़े भाई को, जो आए मेरे साथ में, मेरे साथ हाथ पकड़ के मेरे साथ बैठते थे और हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे कि नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तो बहादुर है, सब ठीक होगा, तो दोबारा ऐसा ही ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर्स ने पहले बता दिया था कि ये दोबारा ठीक नहीं होगा। और बट समहाउ 19 दिन आईसीयू में रहा, नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हुआ, दुनिया के अलग अलग रंग देखे, सिचुएशंस देखी। फिर जब मैं और ज़्यादा, मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगी, मैं शारीरिक रूप से और गिरने लगा, वेट कम होने लगा, तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसको छुट्टी भेज दो, और कुछ इसका ट्रीटमेंट है नहीं, बचा नहीं है, रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी है कान की, तो ये बाद में देख लेंगे, इसको भेजो यहाँ से। तो मेरी यूनिट से मुझे लेने के लिए कोई नहीं आया। बेस्ट की बस में बैठ कर मैं रीगल पे उतरा। उसी मुंबई को मैंने अपनी आँखों से देखा, फील किया कि कितने लोगों की डेड बॉडीज़ पे मुंबई खड़ी हुई है, कितने लोगों ने यहाँ पर अपना खून बहाया है। आज मैं ऐसी स्थिति में हूँ, मैं रोड पार नहीं कर पा रहा हूँ। मैं उतर के धीरे धीरे बैठ कर, मुश्किल से 8 से 10 कदम ठीक से चला नहीं जाता था, बैठ कर मैंने रोड पार की। फिर वो रीगल का जो शेड है उसके नीचे बैठा रहा काफ़ी देर तक, धूप हो रही थी। फिर वहाँ से खड़ा हुआ, फिर एक मूर्ति है वहाँ पर, आपने देखी हो, उस सर्कल का नाम पता है आपको, क्या बोलते हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक बोलते हैं उसको। वो जो मूर्ति है वहाँ पर किसकी लगी हुई है आपको पता है? वहाँ पर मैं बैठा, थक गया, पसीने पसीने हो गया,
फिर वहाँ पे मैंने ऊपर की तरफ देखा और मैं उस मूर्ति से के पास से, उस सर्कल से पता नहीं कि हज़ारों बार मैं निकला हूँ, आप भी निकले हो। वहाँ पर फिर मैंने सर उठा के देखा तो वहाँ पे 2 शब्द मुझे दिखाई दिए लिखे हुए, जय जवान जय किसान। फिर मैंने मूर्ति की तरफ देखा तो पता चला कि शास्त्री जी हैं, जिन्होंने चाइना के साथ जो हमारा वॉर हुआ था उस समय पे ये बोला था कि जय जवान जय किसान। तो मुझे वो याद आया कि मैं किसान का बेटा हूँ और एक जवान हूँ, हार नहीं मानूंगा। खड़ा हुआ, फिर धीरे धीरे चल के जो डिस्टेंस मैं मुश्किल से 8 से 10 मिनट में पूरी कर लेता था, उस डिस्टेंस को पार करने के लिए करीब 1 से 1.5 घंटा मुझे लगा। बोट मेरे सामने से निकल रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा, बैठा हुआ हूँ वहाँ पर देख रहा हूँ। तब पता चला कि जब आप गिरते हो तो आपके साथ कोई नहीं होता, आप अकेले हो। सिर्फ ये जो चल रहा है वो एक तरह का दिखावा चलता है, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता, सिर्फ आप एक कठपुतली की तरह काम करते हो। आप मर गए हो, जिंदा हो, किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बोट पुल पर बैठा मैं बहुत रोया कि ये वही मुंबई है, ये वही लोग हैं जिनके लिए मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया, सब कुछ, और उनके लिए मैं सब कुछ बर्बाद कर रहा था। बहुत रोया। शायद ये शिक्षा थी, ईश्वर मुझे शिक्षा देना चाहते थे। फिर मैं गया और अगले दिन मेरी राजधानी थी। यहाँ पे डेड बॉडी के लिए प्लेन में भेजी जाती है डेड बॉडी, और एक बंदा इंजर्ड है, बहुत बुरी तरह से सीवियरली इंजर्ड है, उसके लिए रिजर्वेशन तक नहीं है इस देश के अंदर। राजधानी थी तो मैं मेरे अंकल थे जो नेवी, मतलब पड़ोस के थे, वो भी नेवी में थे, तो वो मुझे छोड़ने के लिए, सी ऑफ करने के लिए, मुझे बिठाने के लिए वो आए। उनका कोई लेना देना नहीं था, यूनिट से कोई नहीं था। फिर वो आए और उन्होंने पूरी कई बोगियों में जा के पूछा कि भाई ऐसे ऐसे है, मुंबई के लिए जिसने लड़ाई लड़ी है वो बंदा अपने घर जा रहा है, ठीक से चल नहीं सकता, तो आप उसके लिए एक सीट दे दो, उसके वेटिंग है। तो टीटी ने मना कर दिया और लोगों ने मना कर दिया कि नहीं। फिर एक साउथ अफ्रीकन फैमिली थी जो NRI थी, उनसे बात हुई उनकी, तो उन्होंने कहा कि आप ले आओ, हमारे 2 बच्चों की सीट है, उनको हम एक पे सुला देंगे, वो बंदा यहाँ पे लेट जाएगा, कि बैठा चला जाएगा। तो नोबडी हेल्प। इस देश के लोगों की बताना चाहूँगा कि मैंने तो रियल सिचुएशंस बेस्ड देखी, सरकार की पॉलिसीज़ देखी, कुछ नहीं मिला, कोई सपोर्ट नहीं। आज भी हमारे देश के सैनिक अगर जाते हैं तो टॉयलेट के बराबर में बैठ कर जाते हैं, सीट नहीं मिलती उनको। और कोई सरकार की पॉलिसी नहीं है कि उनके लिए कुछ रिजर्वेशंस वगैरह कर दिया जाए, कुछ ऐसी चीज़ें उनके लिए कर दी जाए, स्पेशल बोगी लगा दी जाए, या कम से कम 50 से 60 सीट उनके लिए रिजर्व रखें। कुछ नहीं है इस देश में सैनिकों के लिए। जबकि सैनिक इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान अपना करता है, अपना सर्वोच्च न्यौछावर करता है। तो फील हुआ, वो सब चीज़ फील हुई। लेकिन मैं कहूँगा कि लर्निंग्स हैं, एवरीथिंग इज़ न्यू लर्निंग इन माई लाइफ। सीखा, और मैं गांव गया तो वहाँ पर मम्मी रोई, वाइफ थी, भाई थे, सब। लंबी जर्नी रही वहाँ से। फिर वापस आए तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि तुम कभी जीवन में दौड़ नहीं पाओगे, कभी स्विमिंग नहीं कर पाओगे, फिजिकल एक्टिविटीज़ आप मना है, आप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि एक ही बार आपका ऑपरेशन हुआ है लंग्स का, दोबारा नहीं होगा। सो बस आप जीवित रहो, और आपकी एज भी ज़्यादा नहीं है अभी, आपकी एज भी मुश्किल से 40 पकड़ पाओगे। तो मेरे लिए तो मुश्किल से कितनी 15-16 साल की ज़िंदगी बची थी उस समय पर। और मैं भी बाकी की तरह आसरा ढूंढने लगा, और बाकी जैसे भी हमारे माइंड सेट होता है सैनिकों का कि सिंपैथी गेन करना, हर जगह पे मैं वो ढूंढने लगा, सिंपैथी। फिर मुझे पता चला कि एक व्यक्ति के द्वारा कि योग से शायद कुछ फ़र्क पड़े तुम्हें, कोई टैबलेट नहीं, कुछ नहीं है, मेडिकल साइंस में तुम्हारा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, था भी नहीं। फिर मैंने 4 साल लगातार योग किया। योग से इतनी ताकत मुझे मिली कि मैं दोबारा खड़ा हो सकूं,
और 2012 अप्रैल मई के महीने में मैंने दोबारा से रनिंग शुरू की और आज तक मैं रोज़ दौड़ता हूँ। हमारे देश का सैनिक 5 किलोमीटर दौड़ता है, मैं रोज़ 10 किलोमीटर दौड़ता हूँ कि नहीं, मैं भी सैनिक हूँ। अगर मेरे देश का सैनिक 5 दौड़ता है तो मुझे उससे ज़्यादा दौड़ना चाहिए, ज़्यादा बेहतर करना चाहिए और हमेशा अपनी सेना के साथ में खड़ा होना चाहिए। पॉलिसीज़ की बात है तो चीज़ें चलती रहती हैं, मैं हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट में रहता हूँ। नई लर्निंग्स हैं, यूनिट में गए तो पता चला कि सभी की ड्रेस रेडी थी तुम्हें अंतिम विदाई देने के लिए। सबकी ड्रेस रेडी करवा दी गई थी कि वो तो अब मरने वाला है, सब तैयार रहो। फिर नहीं मरे तो क्रिटिक्स झेलने पड़े कि यू आर द मैन कल्प्रिट हु स्टॉप द ग्लोरी। आपने उस बंदे का काम नहीं देखा, आपने उसकी डेड बॉडी देखनी चाहिए। उसके ने जो अतुल्य बहादुरी दिखाई, अपनी आखिरी सांस तक लड़ा, वो इस देश ने नहीं देखा। वो किसी को बताया भी नहीं। किताबें लिखी गई, उनमें भी झूठ लिखवा दिया गया कि उसके कंधे में गोली लगी, जबकि गोली आपके छाती के आर पार निकली है, आपके पूरे फेफड़े को फाड़ते हुए लेके चली गई। 4 रिब्स टूटे। 2 साल तक इस हाथ पे अपना वजन नहीं ले पाता था मैं। उस सब चीज़ों से सीखने को मिलता है, कंप्लेन नहीं है ये। अब वहाँ पर अपने आप को पॉजिटिव आपको कैसे ड्राइव करना है, आपको एक डिफरेंट एंगल में सोचना होता है कि नहीं, माइंडसेट क्या है, ये व्यक्ति किस भाव में ऐसा सोच रहा है, क्या कर रहा है। सो यू शुड बी ऑलवेज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड, नॉट इन कंप्लेनिंग मोड। तो वो जो माइंडसेट आया, वो सब चीज़ें योग से आया। योग ने मुझे बहुत मजबूत किया, अंदर तक पूरा मजबूत कर दिया। माइंडसेट चेंज हुआ, विजन्स चेंज हुए, लोगों की साइकी को समझने में मुझे सहयोग मिलता है कि नहीं यार, ये बंदा क्या सोच रहा है, किस आधार पर सोच रहा है। तो वो सब चीज़ें बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। यूनिट में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सब ये कहा कि तुम घास फाड़ो, तुम पोछा लगाओ, क्योंकि सिपाही हूँ मैं तो एक क्या हूँ उनके लिए। तो मुझे बोला गया कि तुम्हें जो व्यक्तियों के द्वारा कि तुम्हें नेवी बैठ कर पेमेंट नहीं देगी, झाड़ू मारो, पोछा मारो, घास फाड़ो। सो आई यूज्ड टू डू दैट। तो मेरा बड़ा बेटा हुआ, मैं मिठाई बांटने गया, तो अधिकारियों को जब मैंने मिठाई दी तो वहाँ पर उनमें से एक अधिकारी ने बोला कि तुमसे झाड़ू पोछा तो लगता नहीं है, बच्चा पैदा कैसे कर लिया। फिर एक व्यक्ति थे, बड़ी रैंक पर थे, अपने ही कैडर के, तो यूपी से मुझे कुछ ग्रांट मिला था, तो उसके लिए मुझे जाना था। तो मैंने उनसे छुट्टी मांगी, तो उन्होंने कहा कि कितना, तो मैंने कहा कि इतना। तो उन्होंने कहा कि यार, आई एम द NM बार, इतना मुझे मिलता तो अपनी मैं टांग कटवा लेता। हमारे चीफ साहब वहीं पे थे। बोले सर आर यू सीरियस, एक छोटी सी चीज़ के लिए? बोले नहीं यार, मैं आई एम सीरियस। जिस व्यक्ति के अकाउंट में 30-35 लाख उनके जो प्रोविडेंट फंड में पड़े हों, अब वो 2-4 लाख 10 लाख के लिए ये शब्द कहें, तो माइंडसेट पता चलता है कि किस तरह के माइंडसेट वाले लोग इस देश के अंदर हैं। कि उनके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्या है, कैसे है, ये इम्पोर्टेंट है कि मुझे क्यों नहीं, मेरे स्टेट से क्यों नहीं। तो उसके लिए पॉलिसी बनाओ। मैं थोड़ी जिम्मेदार हूँ किसी चीज़ का, आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल। और आप अपनी टांग एक शौर्य चक्र के लिए कटवा रहे हो, दैट मीन्स आपका माइंडसेट क्या है। लेकिन वो इम्पैक्ट कहाँ तक पड़ा मुझे, कि मैं छुट्टी मांग रहा हूँ और वो व्यक्ति कह रहा कि अगर मुझे ये 50,000 1 लाख रुपए मिले होते तो मैं अपनी टांग कटा लेता शौर्य चक्र पाने के लिए। तो आपके माइंडसेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है इसका। तो घबराहट होती है सच में ऐसे लोगों के साथ में काम करने में, कि ऐसे लोग हैं देश के अंदर जहाँ की सिस्टम आपका सपोर्ट करता है, सिस्टम कुछ और कहता है, लोग कुछ और कहते हैं। तो बड़ी अजीब स्थिति में लाकर खड़ा कर देती हैं चीज़ें।
लेकिन और आपने इन सब को एक लर्निंग की तरह देखी कि यस, हर कोई जो ये इंसिडेंट हो रहे हैं वो आपको कुछ ना कुछ सिखा ही रहे, लाइफ के बारे में, अपने देश के बारे में। एग्जैक्टली। तो एक बार था कि हम लोग फुटबॉल, मैं फुटबॉलर रहा हम्म। हमेशा, और इंजरीज़ के बाद में मैं फुटबॉल ग्राउंड पे जाता था तो मुझे लोग बाहर खड़ा कर देते थे, तो मैं भी कहता था 2-4 किक में मार लो, जब इंजर्ड हूँ लेकिन बॉल के साथ मेरा बड़ा कनेक्शन था। उन्होंने मुझे हमेशा बाहर बोला, तू ताली बजा, तेरा काम ख़त्म हो गया तेरा, ताली बजाओ। और जब मैं दोबारा ठीक हुआ और एक बार मैच चल रहा था, मैं भी था, स्ट्राइकर था राइट की तरफ से, तो मैंने बड़े अटैम्प्ट लिए लेकिन गोल नहीं कर पाया। गोली बड़ा अच्छा था, मेरा ही बैचमेट था, 6 फीट हाइट एंड ऑल। तो मैंने उसकी बड़ी तारीफ़ की, यार बहुत अच्छा है, उन्होंने बड़े अच्छे सेव किए। तो उसने बोला कि जब तक मैं खड़ा हूँ यहाँ पर गोल नहीं कर सकता तू। तो मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, किया जा सकता है। बोला नहीं कर सकता। बोला तेरे जैसे 36 देखे हैं। तो मैंने कहा कि मेरे जैसे 36 देखे हैं, मुझे नहीं देखा तूने ठीक से। कल हम यहीं रहेंगे और कल मैं तुझे गोल मार कर दिखाऊंगा। और मैंने चैलेंज लिया। वही फुटबॉल ग्राउंड था जिस फुटबॉल ग्राउंड में मुझे घुसने नहीं दिया जाता था और ताली बजाने के लिए रखा जाता था, ताली बजाओ। और उसी तेवतिया ने कह कर गोल मारे, कह के अब मारूंगा गोल, रोक लेना। पहले बता दिया था कि आज गोल मारना है और इतने गोल मारूंगा मैं, रोक सके तो रोक लेना तू। तो उसका बड़ा मज़ा आता है जब कह के आप काम करते हो। तो आप मेंटल, आप अपने आप को कितना मजबूत करते हो, आप अपनी स्ट्रेटजी कैसे बदलते हो, आप सामने वाले को माइंडसेट को कैसे पढ़ते हो, आपको उसको कैसे कमज़ोर करते हो। और ये सब माइंडसेट से ही हुआ है, राइट? क्योंकि एग्जैक्टली, कोई और होता तो शायद गिव अप कर देता कि मेरी तो लाइफ ख़त्म है। ख़त्म। डॉक्टर्स ने भी कहा है, सब ने कहा है कि अभी कुछ कुछ साल बचे हुए हैं कुछ या साल बचे रिकवरी हैं, नहीं हो कुछ पाएगी, नहीं। स्पोर्ट नहीं हो पाएगा, दौड़ नहीं सकते। तो जो ये आपने योग किया, यस, वो क्या योग था जिसने आपको एक दूसरी ज़िंदगी दी? एग्जैक्ट। मैं कई सारी क्रियाएं करता था। मैं डीप ब्रीदिंग है, ब्रीथ को होल्ड करना, मेडिटेशन करना, अलग अलग क्रियाएं हैं। बाबा रामदेव जी से मैंने बहुत कुछ सीखा। और लाइव आते थे हमेशा 5 बजे लाइव आ जाते थे, तो बहुत कुछ सीखता था उनके अलावा। फिर मैं जब उनका कंप्लीट हुआ तो मैंने और बहुत कुछ सीखा। फिर सीखते सीखते उस लेवल पर आया कि मैं ब्रीथ होल्डिंग, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ी, लंग्स की मेरी स्ट्रेंथ बढ़ी, मसल्स पावर जो थी वो दोबारा रिकवर हुई। और फिर धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा। मेडिटेशन के साथ साथ में 4-4 घंटे में बैठता था योग करने के लिए। हर एक मसल्स पे मैंने काम किया। सिर्फ हम लोग योग को सिर्फ मेडिटेशन के रूप में देखते हैं, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, भस्त्रिका, बस इसी के रूप में हम लोग योग को जानते हैं। योग के कई सारे फॉर्म हैं। सबसे पहले आपका व्यायाम है, हर एक मसल्स को ऑक्सीजन देना आपका काम है। 2 बड़ी चीज़ें हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में, कि एक तो रेस्पिरेशन है, दूसरा सर्कुलेशन है। 2 चीज़ों पे ही बेस्ड है पूरा बॉडी हमारे। अगर हमारा रेस्पिरेशन ठीक है और हमारा सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो हमारी बॉडी में सही है, तो हमारी बॉडी को कुछ नहीं हो सकता। इवन जो आपको इंजरीज़ हुई हैं उनकी रिकवरी भी बहुत फास्ट होती है। माना कि बॉडी का कोई पार्ट कट गया, फट गया, कुछ रिमूव कर दिया गया, वो दोबारा नहीं आएगा। लेकिन जितना बचा हुआ है वो आपको कई गुना ताकत देगा, कई गुना, एक्सट्रीम लेवल पर। और वही था कि जब मैं आयरन मैन की तैयारी मैंने शुरू की, तो जब मैं यूनिट में था तो मैंने कह दिया था उनको कि मैं आयरन मैन करूँगा, आयरन मैन बनूँगा। सो लोग मुझे चिढ़ाते थे, लोग कहते थे पागल है, रोज़ सुबह उठता है, सैटरडे संडे वो दौड़ता रहता है। तो लोग सैटरडे संडे सोते हैं, मैं सैटरडे संडे भी अपने पूरे एक्सरसाइज, पूरा व्यायाम, योगा सब पूरा करता था मैं। तो उन्होंने कहा कि तू पागल है। पागल के बाद फिर बोले कि तू मिल्खा सिंह बनेगा। फिर उन्होंने कहा कि तू क्या करके मानेगा। फिर जब आयरन मैन की बात की तो बोले तो कर ही नहीं सकता तू। तो मैंने कहा हो गया। हमारे महावीर जी कहते हैं कि आपने एक बात चीज़ सोच ली ना, मतलब आप आधा तो कर चुके हो, बस एग्जीक्यूशन बचा है। एग्जीक्यूशन बचा, क्योंकि आप मेंटली उस लेवल पर पहुंच चुके हो। तो वहाँ पर जब मैंने कहा तो लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। मैंने कहा उड़ा लो। और जब मैं साउथ अफ्रीका में 2018 में जब अप्रैल में आयरन मैन कंप्लीट किया और देश का
पहला डिसेबल आयरन मैन और भारतीय सेना का पहला आयरन मैन में बना, तब उनको पता चला कि नहीं, डूएबल है। और मैं कहता हूँ इफ़ आई कैन एनीबडी कैन, 100%। इफ़ आई कैन एनीबडी कैन। अब बस अपनी नई लाइन ड्रॉ करें। अब जो पुरानी लाइनें जो डली हुई हैं, कोई उस रास्ते से निकला है, आप उन पे चल तो सकते हो इजीली, लेकिन मुझे लगता है कि आप अपने आप को पा नहीं सकते, अपने आप को जान नहीं सकते, अपनी स्ट्रेंथ को जान नहीं सकते, ये कंफर्म है। आप बस कॉपी पेस्ट कर रहे हो, करेक्ट। उसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हो। अपनी क्रिएशंस को, अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपनी कैपेबिलिटी है, उसको आप पहचान नहीं रहे हो। सही कहा। उसके लिए आपको नए रास्ते ढूंढने होंगे, नए चैलेंजेस आपको एक्सेप्ट करने होंगे जीवन में। तब आप कुछ नया सोच सकते हो, नई धाराएं आप बना सकते हो, नई लाइन ड्रॉ करो, मैं यही कहूँगा सबसे। और जब आप देखते हैं जैसे हाल ही में पहलगाम में जो हमला हुआ और फिर उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर को एग्जीक्यूट किया गया, तो उस बारे में आपको कैसे लगता है? क्योंकि काफ़ी सारी चर्चा हुई है कि सिक्योरिटी पे, कि ऐसे ओपन गार्डन में जो बहुत ही एक्टिव टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ ऐसे टूरिस्ट के साथ जो आम आप हो सकते थे, मैं हो सकती थी, और फिर उसके बाद जो इंडिया का जवाब रहा, जो काफ़ी बोल्ड कहा गया कि हम ऐसे बैठे नहीं रहेंगे, उस पे आपका क्या ओपिनियन है? पहले तो जो लोग ये कहते थे कि वहाँ पे सिक्योरिटी होनी चाहिए, या हर 100 कदम पे वहाँ पे आर्मी वाले होने चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपकी प्राइवेसी लूज़ हो रही है कि नहीं? तो वहाँ पे टूरिस्ट हो पाएगा क्या? टूरिस्ट वहाँ जाएगा क्या? टूरिज्म पनपेगा क्या? तो आर्मी जो काम कर रही है, जो वहाँ पे डिफेंस फोर्सेस जो काम कर रही है, वो अपना बेहतर काम कर रही हैं। इंटेलिजेंस को मैं कहूँगा थोड़ा फेलियर है, इस पे हमको और ज़्यादा मजबूती से काम करना चाहिए, क्योंकि प्रोग्रेस के और चीज़ों के सुधारने के हमारे पास में कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। और सिक्योरिटी की बात करें, चाहे वो अमेरिका रहा, चाहे कोई भी कंट्री रहो, वहाँ पर भी घटनाएं घटी हैं। टेररिस्ट ने जाकर वहाँ पे अमेरिका को भी दहलाया है। यहाँ पर भी इसी तरह से है कि कोई भी टेररिस्ट आ रहा है या कुछ भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो वो करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे जो एक्शन है वो कितने बेहतर होने चाहिए। इंस्टेड ऑफ कंप्लेन करना, इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, क्रिटिसाइज द डिफेंस फोर्सेस, हमको देश को एकजुट करना चाहिए। क्योंकि वो स्पेशल इसलिए बना पहलगाम, क्योंकि वहाँ पर आपके धर्म को लेकर टारगेट किया गया। तो वो तो टेररिस्ट यही चाहते थे कि देश में कहीं ना कहीं दंगे फैलें और देश में हिंदू मुस्लिम हो, तो यही चाहते थे। प्लस वर्ल्ड वाइड ये एक मैसेज जाए कि इस तरह से देश में हो रहा है, हम कहीं पे भी अटैक भी कर सकते हैं। हाँ, हम कहीं पे भी अटैक कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि मोदी जी का बोल्ड स्टेप था। 26/11 में भी कांग्रेस के पास एक ऑप्शन था कि आप अटैक कर सकते हो, अटैक किया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया। उससे हमारी जो छवि थी देश की, वो बहुत ज़्यादा धूमिल हुई, बहुत ज़्यादा गिरी। हमको हमेशा कमज़ोर देश के रूप में माना गया। हमारा ठीक है कि हम वसुधैव कुटुंबकम है, लेकिन आपके सिटीजन्स को मारा जाए और आप कुछ ना करो, ये बिल्कुल गलत है। जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस वो किस काम के लिए हैं? इसी दिन के लिए तो हैं। हम मिसाइल रख रहे हैं, हमारे पास इतने सारे वेपनरी है, हमारे जो फाइटर्स हैं, टैंक हैं, वॉरशिप्स हैं, किस दिन के लिए हमने खड़े किए हुए हैं? इस दिन के लिए तो खड़े किए हुए कि हमारे देश पे कोई भी आंख गाड़ कर देखे, आंख उठा कर देखे, हम उसकी आंखों को फोड़ दें। वही हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने वही किया। इससे बेहतर जवाब और कुछ नहीं हो सकता उनके लिए, कि उनको पहले मौका दिया गया लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं माने। उसके बाद फिर एयरफोर्स ने और ज़्यादा एग्रेशन उनकी तरफ दिखाया, उनके सारे के सारे एयर बेस थे उनके ऊपर अटैक करना शुरू किया। तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए, घुटने पर आ गए वो कि नहीं अब बहुत हो गया, अब मत कीजिए। तो आपको ऐसे दुष्ट और ऐसे देश जो टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, उनके साथ में उसी तरह से
बिहेव करना चाहिए, ना कि कमज़ोर राष्ट्र बन के, मजबूत राष्ट्र बन के। क्या अमेरिका को हम लोग जो मजबूत क्यों कहते हैं? क्योंकि वो देश दबता नहीं है, वो जवाब देता है। अगर उसके ऊपर आप अटैक करोगे तो वो क्या करेगा? पूरा का पूरा देश को तबाह कर देगा। तो हमारे पास जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हम देश के लिए काम करने वाले लोग हैं, सैनिक हैं, वो इसी दिन के लिए तो तैयार होते हैं हम, कि देश पे कुछ भी अड़चन आए, देश पे कुछ भी समस्या आए, देश पे अटैक हो, तो सिक्योरिटी जो फोर्स हैं वो अपना एक्शन ले। इससे बेहतर जवाब कुछ नहीं हो सकता। तो मैं कहूँगा कि मैं हमेशा गवर्नमेंट के साथ में रहा। और सबसे बड़ी मैं आपको बताना चाहूँ, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और मिसाइल फायर हो रही थी, पाकिस्तान भी मिसाइल फायर कर रहा था, हम दिल्ली में दौड़ते थे जाके, उसी दिल्ली में, और बताते थे, मैं वीडियो बनाता था मैं प्रॉपर, कि मुझे मेरी सेना के ऊपर गर्व है, तीनों सेनाओं के ऊपर मुझे गर्व है कि आज हम दिल्ली में बैठकर सारा काम कर पा रहे हैं। कोर्ट ठीक से वर्किंग है, सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, हाई कोर्ट चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सारे ड्रिवन हो रहे हैं, पूरा देश अपना काम स्मूथली कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ कौन इन्वॉल्व हो रहे हैं? बस सिर्फ और सिर्फ सेना अपने आप कर रही है। तो हमें सेनाओं के ऊपर गर्व होना चाहिए, ना कि उनको क्रिटिक्स देना चाहिए, नहीं आलोचना। अब जो मैं तो कहूँगा कि जो हमारे अपोजिशन पार्टी है या जितने भी इस तरह के लोग हैं जो सेना को क्रिटिक्स करते हैं, सेना के ऊपर सवाल उठाते हैं, तो सबसे पहले तो उनके परिवार से सेना में भर्ती किया जाना चाहिए। उनको 4-5 महीने सेना में रहकर आओ, उसके बाद आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बनी हुई है, जब तब आपको शपथ होनी चाहिए। तो एक रूल बना दो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तभी बनेगा जब कम से कम 1 साल आप सेना को देकर आओगे, क्योंकि आप ऐसे महत्वपूर्ण पद पर जा रहे हो, महत्वपूर्ण भूमिका में हो, आप लेजिस्लेचर हो, और आपको देश की सेना के ऊपर भरोसा नहीं है। ऐसे लोगों को सेम टाइम एनरोल किया जाना चाहिए, और तब जाकर दिखाओ कि वो जो सेना के लोग हैं वो सो पा रहे हैं कि नहीं सो पा रहे हैं। वो हर एक मिसाइल को टारगेट कर रहे हैं, कितनी मिसाइल्स आ रही हैं उनको टारगेट करके फायर कर रहे हैं, सब कुछ अपना 24/7 वो जाग रहे हैं। किसके लिए जाग रहे हैं? कि आपकी आलोचना सुने इसके लिए, सही बात, आपकी गालियां सुने इसलिए, अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस के लिए तैयार है। वहीं पर मिसाइल आएगी जहां से मिसाइल फायर हो रही है, बच पाएंगे क्या? वो नहीं बचेंगे। अगर उन्होंने 1% भी गलती की तो दिल्ली का एक ऐसा कोना नहीं बचेगा जहां पर मिसाइल गिरे ना। अगर वो थोड़ी सी भी चूक कर दें तो, वो तो इतनी भी चूक नहीं कर रहे, 100% अपना दे रहे हैं, और आप उनको आलोचना उनकी कर रहे हैं। तो मैं कहूँगी आपसे, ऐसे लोगों से गिरा हुआ इंसान कोई नहीं है जो अपनी सेना के ऊपर सवाल उठाए, अपनी सेना के मनोबल को तोड़े। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। उस लाइन में जो इंडिया यूएस रिलेशंस है वो काफ़ी अभी चर्चा में आई है, बिकॉज़ एक ये बात है, लेकिन जो टैरिफ की बात है, जो कई सारी चीज़ें हो रही है जियोपॉलिटिक्स में, तो ये रिलेशनशिप का स्ट्रेन होना इंडिया के लिए कैसे रहेगा? ट्रम्प, टैरिफ और ट्रेड मैं कहूँगा कि जो ट्रम्प हैं, उन्होंने जो स्टेप इन्होंने लिए हैं टैरिफ को लेकर, एक प्रेसिडेंट को ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। और जब दो देशों के रिश्ते होते हैं, टाइप होते हैं, ट्रीटीज़ होती हैं, तो दो देशों के समकक्ष ही लेते हैं कि आप हमारे यहाँ पे ट्रेड करो, हम आपके यहाँ पे ट्रेड करते हैं। अगर आप अपने नियम को तोड़ते हो तो हम भी अपने नियम को तोड़ें। क्या यूरोपियन कंट्री रशिया से तेल नहीं ले रही, गैस नहीं ले रही? अभी भी ले रहे हैं। क्या चाइना नहीं ले रहा? पाकिस्तान नहीं ले रहा? सब ले रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने उन जो ट्रम्प जी की एक बात थी कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया है, वो जो झूठ उन्होंने वर्ल्ड वाइड फैलाया, उसको मोदी जी ने आकर कहा और बताया पूरे वर्ल्ड को कि नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं थी, ये व्यक्ति झूठा है। अब जो मुनीर जी हैं उनको कितनी बार बुला चुके हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ की जो सरकार है वो लोकतांत्रिक सरकार को भाव नहीं दे रहे। वहाँ पर जो सेना अध्यक्ष है उसको बुलाकर तुम वहाँ पर डील कर रहे हो। तो ये तो वर्ल्ड वाइड क्लियर है कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है। वहाँ पर लोकतांत्रिक जो सरकार है, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कठपुतली हैं सेना की, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। मैन ड्रिवन जो है वो सेना ही आज तक कंट्रोल करती आई है, चाहे उनका किताबें, चाहे स्टडी मटेरियल हो, चाहे एजुकेशन पॉलिसी हो, फॉरेन पॉलिसी हो,
इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, कोई भी पॉलिसी वहाँ की सेना डिसाइड करती है, ना कि वहाँ के पॉलिटिशियन डिसाइड करते हैं। ये वर्ल्ड वाइड बिल्कुल जागृत अभी जाके पूरा सबके सामने आया है। पहले ये दबे रूप में था, अब ये खुल के सामने आया कि अमेरिका इनको बैक करता है और इस तरह की चीज़ें हैं। अब IMF का फंड था जहाँ पर इंडिया ने पूरी कोशिश की कि इनको ना मिले, अमेरिका ने सैंक्शन करवा दिया उनको कि ले लो भाई, तुम इनको मिलना चाहिए। तो ये अमेरिका की एक स्ट्रेटजी है कि इंडिया को रोकने के लिए एक काउंटर कंट्री के रूप में पाकिस्तान को यूज़ किया जाता है। और अमेरिकन वेपन है, अभी आप टेररिस्ट के पास देखोगे तो मैक्सिमम अमेरिकन वेपन आजकल मिल रहे हैं। करेक्ट। तो कहाँ से आ रहे हैं वो अमेरिकन वेपन? तो ये अभी जो स्ट्रेन्ड रिलेशंस है अभी के लिए जी। और जो ये सारे न्यूज़ चर्चा हो रही है, वो इंडिया को कैसे पोजीशन करती है ग्लोबल स्टेज पे? क्योंकि अभी काफ़ी ऑब्वियस है कि इंडिया ऐसे बैठेगा तो नहीं, जो अगर कोई हमला करेगा तो हम भी रिएक्ट करेंगे, हम भी एक्शन लेंगे। इंडिया की पोस्चरिंग या पोजीशनिंग कैसी होगी? मैं कहूँगा कि आप वर्ल्ड के वन ऑफ द बोल्ड और वन ऑफ द मेन कंट्री बन के उभरे हो ऑपरेशन सिंदूर करके, और आपने ये दर्शाया कि नहीं, हमारे लिए हमारा स्वाभिमान, हमारे देश के नागरिक इम्पोर्टेंट है, ना कि तुम्हारा ट्रेड। तुम टैरिफ लगाओ, कुछ भी करो, क्या करोगे? हमारी GDP के ऊपर कितना इफेक्ट आएगा इसका? ना के बराबर इफेक्ट है। सैंक्शन तो ब्राज़ील के ऊपर भी लगा है, तो ब्राज़ील ने क्या किया? उन्होंने कहा कि नहीं तुम लगाओ, हम नहीं मानेंगे, हम तो ऐसे ही हैं। क्यों? वहाँ से उनको जो रेयर मिनरल्स थे अर्थ के, वो वहाँ से चाहिए थे, उन्होंने ट्रीटी करने से मना कर दिया। यूक्रेन के साथ में ट्रीटी क्या की कि हम तुम्हें शांति दिलवाएंगे, आप हमारे साथ ये ट्रीटी कर लो कि अर्थ के जो रेयर मिनरल्स हैं वो हमें खोदने दो। लेकिन वहाँ पर थोड़ा उल्टा हो गया, वहाँ पर रशिया ने कब्जा करके बैठा हुआ है, तो वहाँ पर जहाँ से उनको खोद कर निकाल लेते वहाँ पर रशिया बैठा हुआ है। तो उस वजह से भी ट्रंप की सरकार वो बौखलाई हुई है। प्लस अमेरिका का जो रूप है वो पहले से ही दोगला रहा है, वो हमेशा अपने फ़ायदे की सोचता है, ना कि किसी अदर कंट्रीज़ के फ़ायदे की। जबकि हमारा जो सबसे पुराना मित्र है वो रशिया है, हमेशा चाहे 71 के वॉर में हो, हमेशा सपोर्ट किया, वेपन हमको दिए, 65 के वॉर में सारी चीज़ें थी, 99 के वॉर में कारगिल में हमें बैक किया, हमें सपोर्ट किया रशिया ने, और अभी भी हमें सपोर्ट कर रहा है। देखो, और हम फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, हमने रशिया और यूक्रेन के बीच में प्रधानमंत्री जी मोदी जी दोनों कंट्रीज में विजिट किए। ऐसा कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बता दीजिए जो दोनों कंट्री में गया हो, क्योंकि हमारी ट्रेड डील यूक्रेन से भी है, हमारी ट्रेड डील रशिया से भी है। हम यूक्रेन से भी बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग अभी भी रशिया से बिजनेस कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उसके अमेरिका को ये धक्का लगता है, वो चाहता ही नहीं है कि इस रीजन में जो इंडिया है वो मजबूती से आगे बढ़े, और उसकी जो साख है वर्ल्ड वाइड की सुप्रीमेसी को कहीं ना कहीं धक्का लगे, क्योंकि चाइना धीरे धीरे अमेरिका को काउंटर करने लगा है, GDP में भी काउंटर कर रहा है, वेपनरी में भी काउंटर कर रहा है। तो वो नहीं चाहता कि इंडिया भी उस तरह से आगे ग्लोबली एक पावरफुल कंट्री के रूप में उभरे, जो हो रहा है। यहाँ के जो लोग हैं मेहनती हैं पहले से ही। हाँ, तो इस इंडिपेंडेंस डे पे जो कि अभी आ रहा है, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो भी हमारे लिसनर्स आपकी बातें सुन रहे हैं, आपकी जर्नी अभी सुन चुके हैं, कि आपने इतना कुछ किया, और जो आपके थॉट्स भी है, आपके विचार भी है, वो देश की तरफ ही है और नेशनल प्राइड से फील्ड है, तो आप क्या एडवाइस देना चाहते हो या क्या कहना चाहते हो? तो जो महात्मा बुद्ध थे, लास्ट सेंटेंस उन्होंने कहा था अपने भाई को, उनका स्टूडेंट भी था, तो निर्वाण के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने उनसे पूछा कि 40 साल आपने बहुत ज्ञान दिया, 40 साल की जो शिक्षा थी उसको समराइज करें, पूरा का पूरा 40 साल की शिक्षा को एक शब्द में समराइज करें। तो उन्होंने एक शब्द कहा, अप्पो दीपो भव, अपना दीपक खुद जलाओ।
इससे बेटर एंडिंग हो ही नहीं सकती हमारे एपिसोड की। जी जी तो थैंक यू सो मच प्रवीण जी। आप बहुत एक इंडिपेंडेंस डे स्पेशल पे आए ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे पे, और जो आपने मुंबई सिटी के लिए किया उस वक्त, आई थिंक हमेशा याद रहेगी जो आपने ये कहानी की। थैंक यू सो मच प्रवीण जी। आप आए और इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिली, तो थैंक यू। ऑलवेज। Thank you for being the best community, and we'll see you in the next one.